Dear students, welcome back. Yes, this time for my students of politics, including international relation and studies, जो कि आईआर आप कह सकते हैं, जो एक अलग डोमेन है, M90 के फॉर्म में आता है यूजीसी नेट में। और मेरे कई स्टूडेंट ने ये रिक्वेस्ट किया कि सर आप केवल पॉल साइंस की पीवाई क्यूए क्यों करते हैं, प्लीज हमें हेल्प कीजिए। कई स्टूडेंट ने ऐसा कहा। अंशल गौतम ने मुझे पेपर भी भेजा, अनुभव, आकाश ठाकुर और कई और स्टूडेंट। थैंक यू पुश करने के लिए, मुझे पुश टू द वॉल कुछ और करने के लिए। तो मैं आज कोशिश कर रहा हूं कि उसकी जो 2025 जून की पेपर है उसको एनालाइज करें। और एज यूजुअल विद लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, मैं बहुत ज्यादा पेपर तो नहीं कर पाऊंगा, बट मे बी बिफोर योर एग्जाम एक और पेपर जो है जनवरी की, जो आंचल ने मुझे भेजा है, मैं कोशिश करूंगा। यदि आप सोच रहे हैं सर ये क्या बक बक कर रहे हैं, तो आप देखना शुरू कर चुके हैं पॉल साइंस हेल्प यूट्यूब चैनल, जो एक छोटा सा प्रयास है रिसर्च बेस नॉलेज को शेयर करने का सोशल स्टडीज में, खास करके अभी पॉलिटिकल साइंस उससे रिलेटेड सब्जेक्ट में, और वो भी एग्जामिनेशन पर्पस से। आज हम यूजीसी नेट दिसंबर 2025 साइकिल जो हो रही है, मेरे कई कई स्टूडेंट्स में भाग ले रहे हैं, उनको हेल्प करने के लिए पास्ट ईयर पेपर एनालाइज कर रहे हैं। जैसा मैंने बोला, पॉलिटिक्स इंक्लूडिंग इंटरनेशनल रिलेशन की जो जून 2025 की पेपर है, उसको चलिए एनालाइज करते हैं विद लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन विच विल बी यूजफुल फॉर ऑल एग्जाम। लेट अस बिगिन। यदि आप अपने प्रिपरेशन को एक पूर्णाहुति देना चाहते हैं, एक कंप्लीटनेस देना चाहते हैं और एज लेना चाहते हैं और स्टूडेंट से, तो आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जो 3 फुल लेंथ मॉक पेपर जो है अभी लॉन्च हुई है पॉल साइंस हेल्प प्लेटफॉर्म पे। और वो मोस्ट ऑथेंटिक, इसको कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है, ये कोई अभिमान नहीं है, ये मैटर ऑफ फैक्ट है, मोस्ट ऑथेंटिक एंड मोस्ट अफोर्डेबल। और सबसे अधिक स्टूडेंट के साथ यदि आप कंपेयर करना चाहते हैं अपने परफॉर्मेंस को बेस्ट क्वेश्चन के साथ में, जो लगभग मैच करते हैं यूजीसी नेट, थोड़े हाई लेवल के होते हैं, वो तो हम उस लेवल पे जा नहीं सकते जो अभी यूजीसी नेट जिस लेवल पे जा रही है, लेकिन जो स्टैंडर्ड लेवल है जिससे कि आपको ना कि केवल यूजीसी नेट लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर सेट, इन सब एग्जाम के लिए भी हेल्प मिलता है। इसके साथ आपको बोनस मिलता है 10 रिवीजन क्लासेस जो अभी जस्ट खत्म हुए हैं, उनके रिकॉर्डेड सेशन आप सुन सकते हैं कई बार, जितनी बार चाहे उतनी बार। यदि ये आप प्राप्त करना चाहते हैं एट नॉमिनल कॉस्ट, तो आप रजिस्टर कर सकते हैं। इसमें अभी तो अर्ली बर्ड डिस्काउंट भी है। अपना मेल भेजें, नेम, टेलीग्राम आईडी और मोबाइल नंबर एट paulsciencehelp@paulsciencehelp.in पे, POLSC help@paulschehelp.in। इस मेल आईडी को गौर से देखें, कई स्टूडेंट इसको जीमेल समझ लेते हैं, गलती से भेजते हैं, और कई जो है स्पेलिंग मिस्टेक भी करते हैं और कहते हैं सर मुझे मेल का जवाब नहीं आया। गौर से इसको भेजिए। और आप यदि इसमें 30th दिसंबर तक ज्वाइन करते हैं, तो डेफिनेटली यू विल गेट द अर्ली बर्ड डिस्काउंट। ओके देन, hope that most of you will be joining it and taking advantage of it। और जो बेस्ट रिसोर्स हो सकती है, अगेन ये मैटर ऑफ फैक्टली मैं बोल रहा हूँ, ऑफ कोर्स ये किंडल पे है, कुछ स्टूडेंट को किंडल से शिकायत रहती है कि पीडीएफ नहीं है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि जैसे जैसे डिजिटल एज आगे बढ़ रहा है, लोग पीडीएफ छोड़ करके किंडल पे पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें जो बेनिफिट है वो इतनी ज्यादा है। आप पेज बाय पेज ट्रांसलेट कर सकते हो, आप हिंदी में पढ़ सकते हो। कैन यू ट्रांसलेट पीडीएफ? क्या आप फ्लैश कार्ड बना सकते हैं? क्या आप नेविगेट कर सकते हैं? क्या आप नोट्स बना सकते हैं? इसमें इतने फीचर्स जोड़ते जा रहे हैं अमेजन की, आपको वंडरफुल एक्सपीरियंस है। आप प्लीज इसको पढ़िए। उससे सस्ती किताबों का जो है दौर निकलेगा, और जो बीच में इंटरमीडिएरी होते हैं प्रिंटर, वो भी जो पैसा अननेसेसरी लेते हैं, वो भी आपके पॉकेट से बचता है। तो आप यदि इन दो बुक को देखें, तो ये एकदम कंप्लीट पैकेज है, यूजीसी नेट एग्जाम गाइड और बेस्ट 100 एमसीक्यू जो है, ये दोनों आपको लास्ट मोमेंट तक आपको हेल्प करेंगे। इसकी डायरेक्ट लिंक मैंने यहाँ दी है। यहाँ तो आप क्लिक नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होगा इस वीडियो का, वहां आपको क्लिकेबल लिंक मिलेगा। मेरा ये दावा है कि इवन अभी भी, जबकि 10 दिन से अधिक बचे हुए हैं, इन ये दो बुक आपको मेक और ब्रेक कर सकते हैं। आपके सफलता और सफलता के बीच की डिफरेंस बन सकते हैं। इसका फायदा उठाइए। इससे पहले कि एक एक क्वेश्चन को मैं आपको बताऊं विथ एडिशनल इंफॉर्मेशन, जो ओवरऑल जो ये पेपर है, इट्स मोर लाइक आईआर जीके देन आईआर। इसमें थ्योरी बहुत कम है, दो चार क्वेश्चन दिखते हैं, और यही ट्रेंड जो है इवन पॉलिटिकल साइंस में जो आईआर के पोर्शन है वहां पे है। मोस्ट ऑफ इट इज रिलेटेड टू पॉलिटिकल ज्योग्राफी। बहुत सारे आपको एरियाज, मैप और रिवर एंड जो रोड्स हैं और जो कनेक्टिविटी है वो जानने हैं। समुद्र में कौन सा आइलैंड है एंड ऑल।
बहुत सारे इसमें से जो हैं डिफरेंट जो इवेंट्स हुए हैं, ट्रीटीज हैं या ह्यूमन राइट्स के ट्रीटीज हैं या एनवायरमेंटल ट्रीटीज हैं, उसकी जो क्रोनोलॉजी है, जो इंटरनेशनल इवेंट हुए हैं उसकी क्रोनोलॉजी है, कुछ बुक्स एंड ऑथर हैं लाइक दैट। आपको बहुत ज्यादा फील ये होगा कि ये एक कॉमन सेंसिकल पेपर है जिसको कि सिलेबस के अनुसार से आपको बहुत ज्यादा टिट बिट्स देखने हैं। मतलब कि आपको एक जीके की तैयारी करनी है सिलेबस के अनुसार, ना कि कोई बहुत गंभीर जो जो थ्योरेटिकल या कॉन्सेप्चुअल तैयारी होती है। एक बात और देखने को इससे मिलता है, भले ही कुछ क्वेश्चन थोड़े अरबिट फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन के साथ हैं, बट ओवरऑल पेपर को मैं इजी टू मॉडरेट बोलूंगा, क्योंकि मैं तो पहली बार एनालाइज कर रहा हूं, बट इट इज डूएबल। चलिए इस सब के साथ देखते हैं कैसे है, आप खुद जान पाएंगे जब इस पेपर को आप आंख बंद करके भी सुन सकते हैं, मैं हमेशा कहता हूँ। हु इज द प्रोपोनेंट ऑफ हर्टलैंड थ्योरी? यहाँ पे देखिए ये एक जियो पॉलिटिकल या ज्योग्राफिकल, मतलब कि पॉलिटिकल ज्योग्राफी जो आप कहते हैं उससे भी रिलेटेड है, कि कौन सा एरिया को यूरोप के कॉन्टेक्स्ट में कंट्रोल करने से कोई यूरोप को कंट्रोल कर सकता है। जो हर्टलैंड थ्योरी है वो कहती है कि मान लीजिए ये यूरोप है, मेरा नक्शे पे मत जाइए, तो जो इसका जो मेन जो लैंड मास है, जो बीच में हर्ट लैंड कह लीजिए, इसको जो कंट्रोल करेगा यूरेशिया के लैंड मास को, वही यूरोप को कंट्रोल करेगा। एक टाइम में जर्मनी ने इसको कंट्रोल करने की कोशिश की, रसिया ने कंट्रोल करने की कोशिश की और यूरोप का किंग बनने की कोशिश की। तो ये हर्टलैंड थ्योरी देने वाले जो हैं वो एल्फ्रेड मैकिंडर है। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, लेकिन इसके थ्रू थोड़ा सा ये देख लीजिए कि इसका उल्टा भी लोगों ने कहा। जैसे स्पैकमैन ने जो है, स्पैकमैन जो है उन्होंने दिया था रिमलैंड की थ्योरी। उन्होंने ये कहा कि नो, जो इसका जो कोस्टल एरिया है, जो रिम है, ये जो सरकमफेरेंस है यूरोप का, उसको जो कंट्रोल करेगा वो यूरोप को कंट्रोल करेगा, स्पैकमैन। इसके अलावा एटी महन ने जो है कहा कि सी पावर थ्योरी, मतलब जो सी को कंट्रोल करेगा वो ग्रेट पावर बनेगा। किसी ने एयर पावर थ्योरी भी दी है, उनका नेम आप देख लीजिएगा। यहाँ पे हेनरी किसिंजर दिखते हैं, जो सटल डिप्लोमेसी के लिए जाने जाते हैं, वर्ल्ड ऑर्डर नाम के बुक के लिए भी जाने जाते हैं, और कार्ल वॉन क्लॉसविच जो कि प्रूसिया के जनरल थे, वो बहुत सारे अपने विटी जो है वॉर पे या डिप्लोमेसी पे जो उनके कोट है उसके लिए जाने जाते हैं। ऑन वॉर नाम की उन्होंने बुक लिखी थी, और उन्होंने ये भी एक कोट दिया है, वॉर इज कंटिन्यूएशन ऑफ पॉलिटिक्स बाय अदर मीन्स। वेरी वेरी विटी काइंड ऑफ। ये क्वेश्चन को देखिए नेक्स्ट, क्रोनोलॉजिकली अरेंज द फॉलोइंग ट्रीटीज एग्रीमेंट। जैसा मैंने कहा काफी क्वेश्चन ऐसे हैं। अब यहाँ पे ट्रीटी ऑफ वर्साई जो है, ये तो वी ऑल नो कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद 1919 में हुए हैं। अब यहाँ से आपको परेशानी हो जाएगी कि ये सब ट्रीटी कब हुए हैं। बहुत डिफिकल्ट है, यदि आपने उस ढंग से नहीं पढ़ा है तो यहाँ पे आप पढ़ लीजिए। और यदि आप देखेंगे तो सबसे पहले जो है स्काइस पिकॉट एग्रीमेंट, दोनों जेंटलमैन का नेम है। और ये जो है एक तरह का ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में हुआ था, कि अरब जो प्रोविंस ऑटोमन टर्क के थे उसको बांटने का था, कौन एरिया इंग्लैंड कंट्रोल करेगा, कौन फ्रांस करेगा। तो इसको यदि आप सबसे पहले दें, बी से स्टार्ट होता हुआ, तो एक ही जो है बी से स्टार्ट होता हुआ है, और तो कोई है ही नहीं, और यही सबसे पहले है इसमें, इसीलिए ये होगा। बाकी आप पढ़ लीजिएगा तभी आगे बढ़िएगा। chronologically arrange the following countries based on a year of independence। ये सब बहुत ही rudimentary factual question है, बस रटने वाली है, कौन कब आजाद हुआ, नॉट इजी। तो इसलिए मैंने यहाँ पे सीधा दे दिया है, जैसे सीरिया 1946 में, बर्मा तो एक बार एक समय में इंडिया का पार्ट था 1948 में, गिनिया और किससे जो इंडिपेंडेंस हुआ वही मैंने दिया है। तो एक एडिशनल आप जान सकते हैं कि सीरिया फ्रांस का कॉलोनी था, बर्मा ब्रिटिश रूल में, गिनिया फ्रांस का, और जिम्बाब्वे जो है यूके मतलब इंग्लैंड का। कब कब आजाद हुआ आप देख सकते हैं, सही ऑप्शन ये है, डिफिकल्ट। बट नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको थोड़ा परेशान कर सकता है, कि ये ड्रोन्स जो है, आप तो ड्रोन की वॉर होती है, अनमैन्ड फ्लाइंग व्हीकल जिसको टेक्निकली कहते हैं, वो जाके बम गिरा आता है, उस पर कोई आदमी होता नहीं तो कहीं भी घुस के लड़ाई कर सकता है। अभी ड्रोन वॉर शुरू हो गए हैं एक तरह से, पहले क्रूज मिसाइल और ये सब के थ्रू वॉर होते थे, अब जो है वो ड्रोन वॉर हो गए हैं। जो कंट्री जितना अच्छा ड्रोन वॉर करेगा उतना अच्छा वो पकड़ जमा सकता है आकाश में। तो यहाँ पे तो आपको बैरक्टर TB2 जो है, जो कि बहुत ही फेमस टर्किश ड्रोन है, इसका जो है कई लोग कहते हैं कि ये पाकिस्तान ने भी इसका यूज किया है, टर्की के साथ उनका स्पेशल नाता है। ऑपरेशन सिंदूर में हुआ या नहीं ये हम लोग और पढ़ सकते हैं, लेकिन शायद उसने इसका यूज किया था, मैं ऐसे मेमोरी से बोल रहा हूँ। तो ये जो है बेसिकली अनमैन्ड एरियल व्हीकल, इसको आप ड्रोन कह सकते हैं, ड्रोन। तो इस तरह के जो ड्रोन है, अब आप अमेरिका के जो फेमस ड्रोन है, लाइक जैसे ईरान का शाहिद ड्रोन है, तो उस तरह के ड्रोन का जो है नाम आप देख लीजिए।
ये किसी इजराइल ने भी अपने ड्रोन का एक खास नाम दिया है, तो जो भी कंट्री ने ड्रोन बनाया, चाइना ने अपना नेम नेम दिया है, तो उस तरह के नेम को थोड़ा याद कर लीजिए। ये आपको क्वेश्चन पॉइंट आउट करता है कि आपको ड्रोन्स के नेम अब याद रखने चाहिए। उसी तरह से मिसाइल के नेम हम लोग याद रखते थे। एलॉन मस्क डज नॉट ओन, अब ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। देखिए, वी ऑल नो कि एक्स को, ट्विटर जो पहले था, उसको वो ओन करते हैं। वी ऑल नो ऑल्सो कि स्टार लिंक करते हैं। जब आप जानते हैं तो, नहीं जानते तो ठीक नहीं है, क्योंकि स्टार लिंक उनकी बहुत फेवरेट जो है वो सैटेलाइट कम्युनिकेशन की एक कंपनी है। जैसे इंडिया में भी अब वो जो है सैटेलाइट ब्रॉडबैंड, मतलब जहाँ पे कोई ऑप्टिकल फाइबर नहीं है, टेलीफोन एक्सचेंज नहीं है, वहां भी जो है ब्रॉडबैंड अब मिलेगा स्टार लिंक के थ्रू। उनको परमिशन मिल गई है। बहुत जल्द आप देखेंगे कि अरुणाचल प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में स्टार लिंक से आप ब्रॉडबैंड यूज कर रहे हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि एक्स एआई जो है वो एक्स से ही जुड़ी हुई एआई होगी। सभी ने अपने अपनी एआई जोड़ लिया है, बड़े बड़े सोशल मीडिया ने, तो एक्स क्यों नहीं जोड़ेगा? तो आप समझ सकते हैं कि केवल यही ऑड वन आउट है, पैलेंटीर, ये इनके फोल्ड में नहीं होगा, और यही सही आंसर है। तो ये कॉमन सेंस से आप इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। अंडर विच ट्रीटी यूरोपियन यूनियन वाज एस्टैब्लिश, वी ऑल नो कि जो मदर ट्रीटी कहलाती है यूरोपियन यूनियन, जिससे कि ईईसी, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, कन्वर्ट हो जाता है यूरोपियन यूनियन में 1993 में। ट्रीटी वैसे एक साल पहले हुई थी 1992 में, उसको कहते हैं मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी। मुझे लगता है शायद नीदरलैंड में कोई शहर है मैस्ट्रिक्ट। यहाँ पे जो पेरिस ट्रीटी है, इससे 19 कब हुई है, 57, चेक कर लीजिएगा, जिसमें कि, या 1951, चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे जो है यूरोपियन स्टील एंड कोल जो है कम्युनिटी बनती है, स्टील एंड कोल कम्युनिटी, स्कूमैन डिक्लेरेशन से। और वहीं से जो शुरुआत होती है ईईसी की, और फिर बाद में वो मैस्ट्रिक ट्रीटी से ईयू बनता है। When did India announce connect Central Asia policy? अब ये सब एकदम आपको बम्प कर सकता है, लेकिन फिर भी आपके चूंकि सिलेबस में सेंट्रल एशिया है, तो आपको ये जानना चाहिए कि सेंट्रल एशिया के साथ हमारा डायलॉग कब शुरू हुआ, कब उसके साथ हमने जो है कनेक्ट सेंट्रल एशिया प्रोग्राम शुरू किया, मतलब फॉरेन पॉलिसी का, तो ये 2012 में हुआ है। इसकी जो डायलॉग है वो शायद 2021 में स्टार्ट हुई है, चेक कर लीजिएगा, या 15 में, ये भी चेक कर लीजिएगा। इंडिया सेंट्रल एशिया डायलॉग, उसकी भी डेट देख लीजिएगा। अब यहाँ पे मिसाइल है और किस कंट्री का, जैसे मैंने कहा ना, पहले हम लोग मिसाइल रखते थे, तो ये पहले क्वेश्चन है, ड्रोन का क्वेश्चन अब आ गया है। तो पृथ्वी मिसाइल इंडिया की है, ए का 4, और आपको जान के बहुत ही अच्छा लगेगा कि ए के 4 से ये 50-50 गेम हो गया, ये दोनों खत्म हो गए। अब एक केवल यदि आप जान लें, अब यहाँ कॉमन सेंस क्वेश्चन में आता है। अब देखिए, अब यहाँ पे आप देखिए कि जो चाइना है, उससे कौन सा नेम जाएगा उसके साथ में, डोंगफेंग, ओंगे, हारपून। देखिए, हारपून नाम से आपको लगेगा कि ये चाइनीज नहीं हो सकता है, हारपून जो है यूनाइटेड स्टेट का है। तो बी का 3, तो बी का 3 यहाँ पे है। इसका मतलब है कि सी का 2, इसका मतलब कि ये पोंगे जो है वो नॉर्थ कोरिया ऐसा लगता भी है, और डोंगफिंग चाइना का, तो ये सही बैठ रहा है और यही सही है। आप कॉमन सेंस से नेम को ना आप पढ़ने की थोड़ी सी, किससे किसका जाएगा, इससे भी आप अंदाज लगा लेते हैं। Arrange the following on the basis of their year of establishment, ये सब बहुत ही घिसा पिटा क्वेश्चन है। वी ऑलवेज डू डे इन डे आउट इन पॉलिटिकल साइंस ऑल्सो, जो आईआर पोर्सन होता है। वी ऑल नो कि सार्क जो है 1985 है, आसियान 1967, एससीओ 2001, एंड जीसीसी केवल थोड़ा सा खोया हुआ रहता है, हो सकता है आप नहीं जानते हो, 1981। तो इसके बेसिस पे आप अरेंज कर सकते हैं सबसे पहले कौन सा इसमें से जाएगा। आसियान से शुरू होता हुआ, बी से शुरू होता हुआ, बी से शुरू होता हुआ 3 में, लेकिन सबसे बाद में जो है 2001 है, एससीओ सी से। तो बी और सी, इसका मतलब कि बी पहले और सी बाद में, केवल एक ही है, बी और सी। तो इससे आप इसको वीडीएसी। ओके। विच अमेंडमेंट ऑफ द बांग्लादेश कॉन्स्टिट्यूशन स्क्रैप द केयर टेकर गवर्नमेंट, ये एकदम अरबिट है, आसान नहीं है इस तरह क्वेश्चन को करना। ये इनका 15th अमेंडमेंट है, जिसने कि केयर टेकर गवर्नमेंट को जो है, ये जो अभी अवामी लीग की थी शेख हसीना की, उन्होंने ये किया था, केयर टेकर गवर्नमेंट का प्रोविजन ही खत्म कर दिया था। उसके चलते अभी देखिए, जब मोहम्मद यूनुस आए तो ये केयर टेकर गवर्नमेंट नहीं बना पाए, वो एडवाइजर टू गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश करके उनको बनना पड़ा। बट वेरी वेरी आर्बिट। हु हैज गिवन द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंसी, अब ये जो है एकदम एक आसान क्वेश्चन है। यदि आप थोड़ा बहुत भी आईआर को जानते हैं, नियो लिबरलिज्म को जानते हैं, तो आपको पता होगा कि जोसेफ ने एंड रॉबर्ट कोहेन ने जो है अपने बुक पावर एंड इंटरडिपेंडेंस वर्ल्ड पॉलिटिक्स इन ट्रांजिशन 1977 में कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस का थ्योरी दिया। बेसिकली क्या है,
कि जो ग्लोबल पॉलिटिक्स है वो एक बहुत ही एक वेब टाइप का है, जिसमें कि स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर एक दूसरे से काफी जम्बल्ड जो है, वो कॉबवेब जैसे जो है डिपेंडेंट है। तो उसमें एमएनसीज भी आते हैं और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस आते हैं, इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन आते हैं, और स्टेट भी आते हैं, ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आते हैं, लाइक दैट इंटरनेशनल सिविल सोसाइटी भी आ सकते हैं। सो रॉबर्ट कोहेन यहाँ पे दिखते हैं, जोसेफ नोए नहीं है। जोसेफ स्टिग्ल्स जो है ये ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स डिसकंटेंट नाम की बुक लिखते हैं, परहैप्स मैं मेमोरी से बोल रहा हूँ, जो कि नोबेल पीस प्राइज विनर है, कंटेम्प्रेरी थिंकर है। नॉम चोम्स्की भी कंटेम्प्रेरी हैं, अब तो काफी बूढ़े हो गए हैं, जिन्होंने मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉन्सेंट या सर्वाइवल और हेजमनी नाम की बहुत फेमस बुक इन्होंने लिखी है। ये एक तरह के क्रिटिक हैं यूएस की जो पॉलिसी रही है पिछले 50 सालों में उसके। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू ऑफ ओपेक? तो यहाँ पे थोड़ी सी आप ब्रूट लक का भी सहारा लगता है और कुछ कॉमन सेंस का भी, लाइक ये सब तो यदि आपने बहुत वाइड रेंजिंग पढ़ाई की है तो ओपेक 1960 में बना है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके 5 फाउंडिंग मेंबर हैं, ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरबिया, वेनेजुएला। वैसे ये पूछा नहीं है, लेकिन ये किसी भी जगह आपको पता होना चाहिए, पूछा जा सकता है, तो ये याद कर लीजिए। यहाँ इन्होंने दिया है कि ये फॉर्म हुआ था 5 ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री से, यही 5 कंट्री थे, ये भी सही है, तो ये दोनों सही है। ओपेक हेडक्वार्टर जो है वियना में है, वी ऑल नो, तो ये भी चलो सही है। अब रसिया है कि नहीं है, यहाँ पे आके आपका टेस्ट हो जाता है वाइड रेंजिंग नॉलेज। रसिया जो है नेवर ओपेक का मेंबर बना, इसने ओपेक प्लस को जरूर जो है 2016 में ज्वाइन किया है। तो ए बी सी इज द राइट आंसर। यहाँ मैं बता दूं कि इसके बहुत सारे ऑप्शन ऐसे में डी ऑप्शन गलत है और ए बी सी सही है, ऑल सही नहीं है। हु इज द मेन प्रोपोनेंट ऑफ द वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी? अगेन वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। इमैनुअल वॉलनस्टीन, जो कि नियो मार्क्सिस्ट थिंकर हैं, डिपेंडेंसी थ्योरी से भी जुड़े हुए हैं। इन्होंने 1974 में एक महान बुक लिखा, द मॉडर्न वर्ल्ड सिस्टम, जिसमें इन्होंने कोर, सेमी पेरीफेरी और पेरीफेरी का जो है परिकल्पना किया कि कैसे ग्लोबल लेवल पे कैपिटलिस्ट जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है वो कैसे एक्सप्लॉइट करता है गरीब कंट्री को, कैसे जो है अनइक्वल ट्रांसफर होती है, और लगातार जो है वेल्थ का जो ड्रेन है थ्रू ट्रेड एंड इकोनॉमिक डिपेंडेंस, वो गरीब कंट्री से अमीर कंट्री की तरफ होता है। इमैनुअल वॉलस्टीन। यहाँ बैरी बुजन दिखते हैं, जो कि कोपेनहेगन स्कूल ऑफ मतलब कि न्यू काइंड ऑफ सिक्योरिटी स्टडीज के लिए जाने जाते हैं। केनेथ वॉल्ज, फादर ऑफ न्यू रियलिज्म, फादर ऑफ न्यू रियलिज्म। एच कार, द क्लासिकल रियलिस्ट थिंकर हु रोट 20 years crisis, 20-year crisis, yes। अब ये जो क्वेश्चन है, ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस से कौन दो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन निकलता है, ये बहुत ही घिसा पिटा, बहुत ही यूजुअल क्वेश्चन है। वी ऑल नो आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक दोनों जो है 1944 में ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस होती है। ब्रेटन वुड एक जगह है, एक सिटी है यूएस में, वहां पे ये बैठक हुई थी। और वर्ल्ड वॉर टू के बाद जो स्ट्रक्चर ग्लोबल स्ट्रक्चर जो बनना था इकोनॉमी का, वहां पे आया था। तो आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक। यहाँ ये भी आपको शायद थोड़ा सा जानना चाहिए कि ब्रिटेन वुड एक सिस्टम था जिसमें कि यूएस गारंटर बना था। फॉरेन ट्रेड जो होते थे उसमें पहले सोने के थ्रू ट्रेड होता था, उसको खत्म करने के लिए इन्होंने ये कहा कि यदि कोई भी हमारे पास 35 ऑन्स गोल्ड लेकर के, मतलब कोई भी जो है $35 हमको दे, तो हम 1 ऑन्स जो है गोल्ड दे देंगे। तो ये कोई यदि गारंटी दे दे तो सोचो, उसके बाद सब लोग डॉलर में ट्रेड करने लगे, और उसके बाद से आज तक डॉलर में ही ट्रेड होता है, और डॉलर की कीमत उसके चलते पूरी दुनिया में बढ़ी। लेकिन 1973 आते आते जब ऑयल शॉक लगा वर्ल्ड में, क्या है ऑयल शॉक, पढ़ लेना चैट जीपीटी पे। तो वो ऑयल शॉक जब लगा तो अमेरिका ने हाथ उठा दिया और उसने ब्रेडन वुड सिस्टम को खत्म कर दिया कि भाई अब मेरे पास इतना सोना नहीं है कि आप $35 लेके आओगे, 1 ऑन्स देंगे। उसके बाद से सभी करेंसी अपने अपने पेग करने लगी यूएस पे, लेकिन यूएस डॉलर पे। लेकिन अभी भी यूएस डॉलर जो है प्राइमरी जो है वो रिजर्व करेंसी है, जिसके थ्रू जो है वर्ल्ड ट्रेड होती है। आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक को तो याद रखो। या ये भी याद रखो कि वॉशिंगटन डीसी में दोनों के जो हेडक्वार्टर हैं आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के, वो रोड के आमने सामने में। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू ऑफ मॉर्टन कप्लान्स मोड ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम? तो मॉर्टन कम्पलन जो कि बहुत ही फेमस है सिस्टम अप्रोच इन इंटरनेशनल रिलेशन के लिए, वो 6 टाइप का इंटरनेशनल सिस्टम को विजुअलाइज करते हैं अपने बुक में। वो 6 टाइप मैंने यहाँ दे दिया है: बैलेंस ऑफ पावर, लूज बाइपोलर, टाइट बाइपोलर, यूनिवर्सल इंटरनेशनल सिस्टम जैसे कि वर्ल्ड गवर्नमेंट टाइप का होगी, यूएन,
हियरार्किकल इंटरनेशनल सिस्टम एक हेजमन होगा, और यूनिट वीटो मतलब कोई नहीं, सब फ्रैगमेंटेड, सबके पास न्यूक्लियर वेपन है, कोई किसी पे वीटो लगा सकता है। अब इसमें से देखो तो यूनिवर्सल सही है, हियरार्किकल सही है, मल्टीपोलर नहीं है, यूनिट वीटो है। इसका मतलब ए बी डी जो है इसमें सही है। विच अमंग दिस कंट्री इज नॉट ए मेंबर ऑफ जीसीसी? जीसीसी में केवल 6 मेंबर हैं। गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, जो पर्सियन गल्फ के आसपास जो 6 कंट्री हैं, इसमें सऊदी अरेबिया, कुवैत, यूनाइटेड अरब अमीरात, यूएई, कतर, बहरीन, ओमान है। इसमें ध्यान दो कि यमन नहीं है। ये ऑलवेज स्टूडेंट याद करते हैं कि ओमान को यमन से कंफ्यूज नहीं करना, और वही इन्होंने पूछ दिया है। 67 क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू ऑफ केमिकल वेपन कन्वेंशन CWC? अब ये सब क्वेश्चन बहुत ज्यादा आपको चाहता है कि वाइड रेंजिंग नॉलेज। अब यहाँ पे देखो, CW was signed in 2003। अब इस पे एक गोल घेरा लगा दो, मुझे भी नहीं पता। CWC comprises preamble, 24 आर्टिकल एंड 3 एनेक्स है। अब इतना जो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन कभी गलत नहीं होता है, याद रखना। ये बहुत बड़ा मिस्चीफ होगा कि 23 आर्टिकल लिख दे, तो इसको सही मान लो। तो बी होना चाहिए, बी होना चाहिए, सब में बी है। CWC has challenge inspection provision whereby any state party in doubt about another state party's compliance can request। इतनी लंबी लाइन कभी गलत नहीं होती, कोई इस तरह का कॉपी पेस्ट ही करता है, कोई इतना बड़ा लंबा लाइन लिखता नहीं है। तो सी भी सही होगा बाय दैट। CWC has verification regime for certain toxic chemical and their precursor। वेरी जनरल स्टेटमेंट सही होगा। अब यदि या तो सभी सही है, जो कि यहाँ कोई ऑप्शन ही नहीं है, इसका मतलब एक गलत है। और केवल गलत क्या दिखता है कि यहाँ पे मिसचीफ कर सकता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा इंफॉर्मेशन है कि CWC कब साइन हुआ, और यही गलत है। इसमें बी सी डी सही है, क्योंकि CWC जो है अडॉप्ट होता है 1993 में, और इंटर इनटू फोर्स होता है 1997 में। इसको रट लो। तो इस तरह से मैंने इसको क्रैक किया, आप भी इस तरह से कर सकते हो। डियर स्टूडेंट, यहाँ रुक के मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं हर स्टूडेंट को कहता हूँ कि यूजीसी नेट हो, चाहे कोई भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो, आप ब्रूट नॉलेज से, ब्रूट फैक्ट रट करके आप कभी नेट कर लोगे, जेआरएफ नहीं कर पाओगे। इसके लिए आपको स्किल चाहिए। बिना क्वेश्चन को जाने हुए कैसे आप क्रैक क्रैक कर सकते हो, उसी से आपकी सफलता सफलता निर्भर करती है। और इसके लिए उपाय क्या है? लॉट ऑफ क्यूआई क्यूए, अच्छे मॉक टेस्ट ज्वाइन करना, जैसे कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं, लाइक दैट। बैल्फोर डिक्लेरेशन इज कंसर्न विद, क्या है? बैल्फोर जो है, मिस्टर बैल्फोर फॉरेन सेक्रेटरी थे यूके के। उन्होंने 1917 में डिक्लेयर किया कि ज्यूज लोगों का एक अलग होमलैंड होगा, नेशनल होम फॉर ज्यूज पीपल होगा। वही प्रॉमिस के बाद जो 1948 में वो प्रॉमिस इजराइल ने रियलाइज करवाया वेस्टर्न वर्ल्ड से। सो दैट वाज नेशनल होम फॉर ज्यूज पीपल, बेल्फोर डिक्लेरेशन। याद रखो कि ये एक समय में जो पूरा इलाका है जहां अभी इसराइल और फिलिस्तीन है, वो ऑटोमन टर्क अंपायर के हिस्से में था। लेकिन जो अभी आपने देखा ना, पैकॉट, वो जो एग्रीमेंट थी जिसमें कि फ्रांस और ब्रिटेन ने बांट लिया था, तो जो फलस्तीन का इलाका है वो ब्रिटेन के कंट्रोल में आया, इसलिए ब्रिटेन ने ये डिक्लेरेशन दिया था। क्रोनोलॉजिकली अरेंज करना है, ये भी बहुत ही घिसा पिटा है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, CFC जो ओजोन में होल करती है, उसको हटाने के लिए 1987 में प्रोटोकॉल आई थी। रियो अर्थ कॉन्फ्रेंस बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस थी इन्वायरमेंट की, 1992 में। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में। ओनली टाइम क्योटो प्रोटोकॉल जबकि डेवलप कंट्री को लीगली बाइंडिंग इमिशन रिडक्शन टारगेट दिया गया था, उसके बाद तो फिर कभी हुआ नहीं ऐसा। अब तो वॉलेंटरी हो गया है NDC। COP29 जो है वो बाकू में होता है 2024 में, अजरबैजान में। और अभी हाल में जो है COP30 हुआ है बेलेम, ब्राजील में। सो इसको आप बिठा लेना। अब तो मैंने पूरा ही दे दिया, तो आप यहाँ बिठा सकते हो। मुनरो डॉक्ट्राइन की भी काफी चर्चा हुई, इसलिए क्वेश्चन भी पूछा गया था। मुनरो डॉक्ट्राइन बेसिकली हुआ ये था कि उस समय में प्रेसिडेंट थे मुनरो। उन्होंने ये कहा था कब, 1823 में, कि जो वेस्टर्न हेमीस्फेयर है उसमें यूएस का हेजोमनी है भाई। यूरोप इसमें टांग ना अड़ाए, यूरोप दूर रहे, वहां कोई कॉलोनी ना बसाए। इस टाइप की बात उन्होंने की थी। सो इट इज, पढ़ लीजिएगा यहाँ पे। मुंडो डॉक्ट्राइन इज कंसर्न विथ डोमिनेशन ऑफ प्री इमिनेंस इन वेस्टर्न हेमिस्फीयर, यूएस का प्री इमिनेंस होगा। लगभग इसी टाइप की डॉक्ट्राइन जो है इंदिरा डॉक्ट्राइन कहते हैं, जहां पे इन्होंने वर्ल्ड को ये मैसेज दिया था कि साउथ एशिया में प्री इमिनेंस जो है इंडिया की होगी, कोई दूसरा ताकत इसमें टांग ना अड़ाए, बांग्लादेश वॉर के टाइम में। यारलांग सांगपो रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम, जो भी ज्योग्राफी पढ़ते हैं उनको पता है कि सांगपो रिवर इज नथिंग बट ब्रह्मपुत्रा को चाइना में सांगपो कहते हैं। चाइना जो अब तिब्बत, तिब्बत जो अब चाइना है, ये निकलती है तिब्बत से,
और वो ऐसे घूमती है, तिब्बत से ऐसे चलती है, और अरुणाचल प्रदेश में एकदम शार्प टर्न लेकर के एकदम उल्टी हो जाती है। पहले ये जो है ईस्ट से वेस्ट से ईस्ट चलती है, और अरुणाचल प्रदेश में ये रिवर बदल जाती है ब्रह्मपुत्रा में, और वेस्ट टू ईस्ट हो जाती है इंडिया में। इसको ब्रह्मपुत्रा कहते हैं इंडिया में। व्हेन वाज द अफ्रीकन यूनियन लॉन्च्ड? तो अफ्रीकन यूनियन 2002 में लॉन्च होता है डरबन, साउथ अफ्रीका में। इसके बारे में कुछ और इंफॉर्मेशन यहाँ पे है, बिना पढ़े आगे मत बढ़िएगा। Which country is not a part of I2U2? घिसा पिटा क्वेश्चन। I2U2 का फुल फॉर्म है इंडिया, इजराइल, यूएसए एंड यू से यूएई। तो इसको वेस्टर्न क्वाड भी कहते हैं। तो इसमें तो इंडोनेशिया नहीं है, इंडिया, यूएसए और यूएई है। इसमें इजराइल यहाँ पे नहीं दिख रहा है। वैसे ये जो है किसने स्टैब्लिश किया था? मुझे लगता है शायद ट्रम्प के टाइम में हुआ था, जो बाइडेन के टाइम में, जो बाइडेन के टाइम में हुआ था, लेकिन सब डिफंक्ट पड़ा हुआ है, ऐसा कुछ ये नहीं। इवन क्वाड भी अब एक तरह से डिफंक्ट हो गया ट्रम्प के टाइम। तो वेस्टर्न क्वाड का क्या कहना है? क्रोनोलॉजिकली अरेंज द फॉलोइंग फ्रेंच प्रेसिडेंट बेस्ड ऑन देयर प्रेसिडेंसी। इस क्वेश्चन को मैंने कैसे क्रैक किया, मैं आपको बताता हूँ। मुझे मुझे केवल निकोलस सरकोजी याद है, और कोई याद नहीं है। निकोलस सरकोजी को अभी हाल में जो है जेल हुई है, 5 साल की, बहुत न्यूज में भी आए थे और इंडिया आए थे। तो ये सब 2010-12 सबके प्रेसिडेंट है। तो ये हमें पता है कि बहुत हाल के प्रेसिडेंट है। तो निकोलस सरकोजी से बाद में कोई नहीं इसमें है, क्योंकि उसके बाद तो अभी इमैनुअल मैक्रो है। तो सी से अंत होता हुआ, अब सी से अंत होता हुआ दो है। प्रॉब्लम यहाँ है कि ये दो तो खत्म हो गया, लेकिन अब यहाँ पे देखिए, इन दोनों सी से खत्म होते हुए में यहाँ पे आइए। जैकस चिराग जो है, यदि आप फॉलो करते रहे हैं कुछ समय से फ्रांस के पॉलिसी को, तो चिराग का नाम जो है कुछ आता रहा है, थोड़े पहले रहे हैं। तो मुझे अंदाज हुआ कि डी जो है पहले आएगा और ए बी बाद में आएगा। इसका मतलब कि डी ए होगा और डी बी होगा। अब इन दोनों में देखिए क्या है, यहाँ पे बी डी है, जबकि डी बी होना चाहिए, कट गया है। इसका मतलब बी डी यहाँ पे सही है। यहाँ पे जो है, ओ, दोनों में बी डी है। हाँ, ऑफ कोर्स मैं उल्टा बोल रहा हूँ। जैकस चिराग बाद में आए हैं, तो ये जो है, सॉरी मैं उल्टा बोल रहा हूँ, ए डी होगा और बी डी होगा। तो यहाँ पे तो बी डी तो दोनों में कोई फायदा नहीं हुआ, लेकिन ए डी देखिए, तो यहाँ ए डी और यहाँ पे डी ए है। इसका मतलब ये खत्म हो गया और ये बच गया। तो इस तरीके से आप जो है इसको निकाल सकते हैं। आपको पूरा जानने की जरूरत नहीं है कौन कब फ्रांस का राष्ट्रपति बना, इतना ब्रूट मेमोरी पे मत जाइए। विच कंट्री इज द न्यूएस्ट मेंबर ऑफ नाटो? ये सभी लोग जानते हैं। करंट इवेंट क्या है कि फिनलैंड इज द, पहले स्वीडन बना, फिर फिनलैंड जो है 32nd मेंबर जो है नाटो एक्सपेंड होते चले जा रहा है। हु इज एसोसिएटेड विद कंस्ट्रक्टिविज्म इन आईआर? थोड़े बहुत जो क्वेश्चन थ्योरी से हैं उसमें ये है कंस्ट्रक्टिविज्म, और बहुत आसान क्वेश्चन है। कंस्ट्रक्टिविज्म के एक तरह से फादर जो है वो अलेक्जेंडर वेंट माने जाते हैं, जिन्होंने बहुत फेमस एसे लिखा था, बाद में बुक के फॉर्म में भी, एनार्की इज व्हाट स्टेट्स मेक ऑफ इट। अब यहाँ पे कार्ल, और कंस्ट्रक्टिविज्म क्या है आईआर में, जो कि ये कहता है कि जितने आईआर के फिनोमेना है, कोई नेचुरल जो है, कोई ऑब्जेक्टिव ट्रूथ नहीं है, ना ही मेटेरियलिस्टिक सोर्सेस से वो जो है डिफाइन होते हैं। बेसिकली दे आर कमिंग फ्रॉम द नॉर्म, आइडिया, बिलीफ सिस्टम। मतलब सोशली क्रिएटेड है। सिक्योरिटी का मायने हो, चाहे किसी की आइडेंटिटी हो, चाहे इमेज हो, चाहे इंटरेस्ट हो, ऑल आर सोशली क्रिएटेड। सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म। अब यहाँ कार्ल ड्यूस दिखते हैं, जो कम्युनिकेशन थ्योरी के लिए जाने जाते हैं आईआर में। मॉडर्न कम्प्लान अभी हम लोगों ने देखा, सिस्टम अप्रोच इन आईआर, एंड पॉल बैरन इज ए वेरी फेमस डिपेंडेंसी थ्योरी थिंकर। क्वाड अभी हम लोग देख रहे थे, आई टू जो है, I2U2 जो है वो वेस्टर्न क्वाड है। तो क्वाड के बारे में यहाँ देखो, क्वाड इज ए ग्रुपिंग ऑफ 4 कंट्री, इंडिया, यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया। ये बिल्कुल सही है। तो ये तो चलो, इसका मतलब ए जिसमें नहीं है उसको खत्म कर दो। इन दोनों में ए नहीं है, इसका मतलब 50-50, तो केवल एक से हमारा काम चल गया। अब ए एंड सी और ए सी दोनों में है, इसका मतलब सी को हमको पढ़ना ही नहीं है, सी सही है, छोड़ दो इसको। अब आ जाओ बी और डी को पढ़ते हैं। बी और डी को ही पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि बी तो ऐसे ही गायब हो चुका है। इसका मतलब बी तो गलत होगा ही, इसको खत्म कर दो। इसका मतलब केवल डी है कि नहीं ये पढ़ो। इंडिया इज द होस्ट कंट्री फॉर क्वाड लीडर समिट इन 2025। हम जानते हैं, तो जानते हैं, यहाँ तक आके तो आप फंस सकते हैं, लेकिन हाँ ऐसा ही है, सही है। वैसे ही कुछ हुआ नहीं, ट्रम्प के टाइम में क्वाड सोया हुआ है, इसलिए ये समिट हुई नहीं, लेकिन इंडिया को होस्ट होना था, इसलिए डी भी सही है।
यहाँ पे ये समझो कि जो क्वाड का जो स्टेटेड ऑब्जेक्टिव है, जो ये सामने कहते हैं, ये है फ्री ओपन एंड इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक। ये नहीं कहते कि हम काउंटर करते हैं चाइनीज इन्फ्लुएंस को, ऐसा कोई कह नहीं सकता डिप्लोमेसी में, लेकिन छिपा हुआ यही है कि चाइना का जो इन्फ्लुएंस है इंडो पैसिफिक में, उसको एक तरह से कंट्रोल करने के लिए क्वाड जो है यूएस लेकर के आई थी। अब यहाँ पे जो मैं हमेशा कहता हूँ स्टूडेंट को कि सेंट्रल एशिया के जो 5 कंट्री हैं, यहाँ 4 है, कजाकिस्तान को भी देख लो, उसके जो कैपिटल है, उसके जो प्रेसिडेंट है, उसकी जो करेंसी है, इन सबको देख लो जीके के लिए। वही यहाँ पे है। तो मैंने यहाँ लिख दिया है, इससे देखिए आप इसको मैच कर लीजिएगा। उज्बेकिस्तान बहुत फेमस है क्योंकि यहाँ ताशकंद संधि होती है इसमें, कि हमारे प्राइम मिनिस्टर की जान भी चली गई थी, उनकी मौत वहां पे हुई थी, तो हम लोग को पता है कि वो उज्बेकिस्तान में है। लेकिन उसके अलावा कि किर्गिस्तान की बाइस्केक है, तुर्कमेनिस्तान की आशकाबाद एंड ताजिकिस्तान की दुशानबे एंड कजाकिस्तान का अस्ताना, ये सब हम लोग को याद रहता नहीं, लेकिन मैंने यहाँ दे दिया, एक बार याद कर लीजिए। क्रोनोलॉजिकली अरेंज द फॉलोइंग यूनिवर्सल, ये बहुत आसान है कि यूडीएचआर जो है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, वी ऑल नो, 10 दिसंबर 1948 को आती है। आईसीसीपीआर जो है 1966 लागू होती है 76 में। सीआरसी जो है ये 1988 या 89 कह लो। और सिडाओ जो है, से डाओ, ये 1979। ये तो अब आप लोग को पढ़ाते पढ़ाते मुझे याद हो गया, मैंने कभी याद करने की कोशिश नहीं की, तो आप यहाँ पे मैच कर लेना, लेकिन आप लोग को भी याद हो जाएगा यदि आप इतने ज्यादा पीवाईक्यू मेरी तरह देखोगे तो। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट ए मेंबर ऑफ एससीओ? एससीओ ने अभी 2 मेंबर को अपने में शामिल किया, ईरान और बेलारूस। उसके पहले इन्होंने 2017 में इंडिया और पाकिस्तान को शामिल किया था। और उसके पहले ये सब जो है पुराने मेंबर हैं। वैसे तो ये संघाई 5 से शुरू हुआ था, 5 मेंबर से। तो इसमें यदि आप देखोगे तो टर्की जो है एससीओ का मेंबर नहीं है। बहुत ही आसान है इस क्वेश्चन को करना। 81 देखो, क्रोनोलॉजिकली अरेंज द फॉलोइंग कंट्री बेस्ड ऑन द ईयर ऑफ देयर फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट। आसान है। वी ऑल नो कि 1945 में यूएसए जो है वो न्यूक्लियर कंट्री बना। और 45 और उसने ना केवल न्यूक्लियर कंट्री बना, लेकिन उसने न्यूक्लियर बॉम्ब भी फोड़ा, अनफॉर्चुनेटली फर्स्ट टाइम अभी तक, और लास्ट टाइम किसी ने ऐसा किया। उसके बाद 1949 में यूएसएसआर बन गया। उसके कुछ समय बाद जो है यूके बना। कितने देख लेना, 51 ईयर। उसके कुछ समय बाद फ्रांस, और फिर 1964 में चाइना। ये क्रम सबको याद रखना चाहिए, मुझे भी याद हो गया आपको पढ़ाते पढ़ाते। तो आप इसको आसानी से कर सकते हो कि इसका मतलब सबसे लास्ट में होगा चाइना। तो डी वाला खत्म कर लिया हमने। फर्स्ट जो है होगा इसमें से यूके। तो यूके जो है, वन सेकंड, सॉरी, यूएसएसआर, देन यूके। सो सी, तो दोनों सी है, तो इसे कुछ बना नहीं। तो पहले यूके फिर फ्रांस, इसका मतलब कि बी ए होगा। इसमें ए बी है, खत्म हो गया, बी ए वाली सही। When was the Indo-Nepal Treaty of Peace and Friendship signed? We all know कि हमने भूटान के साथ 49 में और नेपाल के साथ 50 में साइन किया है। दोनों जो छोटे कंट्री हमारे नेबर हैं, नेपाल भूटान के साथ पीस ट्रीटी। वेस्टफेलियन वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो बेसिकली जो है पॉलिटिकल सॉवरेंटी, मतलब सॉवरेन का मतलब कि ना तो कोई अंदर में कोई अदर ताकत है डोमेस्टिक अरीना में, ना ही एक्सटर्नल में, और लीगल इक्वलिटी, इन सब पे बेस्ड है। तो स्टेट सॉवरेंटी इसका जो मेन इसेंस है वेस्टफेलियन वर्ल्ड ऑर्डर या वेस्टफेलियन स्टेट सिस्टम का। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट ए मेंबर ऑफ बिम्स्टेक? तो बिम्स्टेक के मेंबर यहाँ आप देख सकते हैं, इसमें से 5 कंट्री तो सार्क के ही है, 2 जो है म्यांमार एंड थाईलैंड जो है वो आसियान है। तो इन दोनों को मिला करके जो है बिम्स्टेक बनता है। इसमें यदि आप देखें तो मालदीव, पाकिस्तान और बांग्लादेश को, मालदीव पाकिस्तान को शामिल नहीं किया गया है। बाकी ये 3 तो है। यहाँ पे देखिए, वी ऑल नो कि नोबेल जो पीस प्राइज मिला है, नारगिस मोहम्मदी जो है ईरान की हैं, इनको मिला है ए का 4। और यहाँ पे इससे ही आप 50-50 गेम खेल लेते हैं। अब यहाँ देखिए नेम कैसे प्ले करता है। केवल एक ही नेम इसमें जापानी है, निहॉन हिंदाको, हिंदानक्यो, और कोई है ही नहीं। ये नेम ही जापानी है। मुझे भी पता नहीं था, याद नहीं था वैसे, मैंने तो खुद पढ़ाया था लेकिन मैं भूल गया था। लेकिन बी का 1 इस नेम के चलते मैंने देखा, बी का 1, और ये हो गई क्रैक। बाकी आप मैच कर लीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू ऑफ इंडियाज न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन? वेरी इजी, सभी सही है, इसमें पढ़ लीजिए। हम नो फर्स्ट यूज, हम मिनिमम क्रेडिबल न्यूक्लियर डिटरेंस रखना चाहते हैं, मतलब उतना ही रखना चाहते हैं जैसे कि डिटरेंस, हम कोई पाइल नहीं, पायलट नहीं करते हैं।
किसी जो नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट करें इसमें हम यूज नहीं करेंगे, हम फर्स्ट यूज नहीं करेंगे, लेकिन कोई हम पे यूज करा तो इतना बड़ा यूज करेंगे कि पछताएगा वो, और हमारा सिविलियन न्यूक्लियर कमांड ऑथोरिटी एक आदमी के हाथ में नहीं है। तो इसमें सभी जो है वो सही है। क्रोनोलॉजिकली अरेंज करना है, मैं हमेशा कहता हूँ कि यूएन के जो सेक्रेटरी जनरल उसको रट लो, लेकिन वी ऑल नो कि ट्राइवेली नॉर्वे के जो फर्स्ट थे और दैग हेमस्कॉल जो हैं वो स्वीडन के सेकंड थे। तो ए बी से स्टार्ट होता हुआ केवल एक ही एज में ए बी और कोई है ही नहीं, तो ऐसे ही क्रैक हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू ऑफ इसरोज 101st लॉन्च मिशन? ये एक मिस्चीफ क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें इतने इंफॉर्मेशन है। ये मिशन लेकिन ये इसलिए आसान है क्योंकि देखिए 18 मई को ये लॉन्च होता है और जून का ये पेपर है। इसका मतलब है कि आपको एकदम ताजा ताजा उस समय में था और आपको पढ़ना है। इससे ये भी पता लगता है कि 18 मई के बाद क्वेश्चन सेट होती है। तो जरा गौर करो कि कुछ क्वेश्चन जो करंट इवेंट के होते हैं बहुत अभी नजदीक में, जो दिसंबर के फर्स्ट वीक में, वो भी आपको पूछे जा सकते हैं जो जनवरी में एग्जाम हो रहा है। तो ये सब सही है। इसमें मिशन जो है ES-09 सैटेलाइट को जो है PSLV-61, इस सैटेलाइट को इस रॉकेट से छोड़ा गया, मिशन सक्सेसफुल नहीं रहा, ये सब भी हम लोगों को थोड़ी जहन में याद है। लेकिन ये चीज कहना कि इसमें रॉकेट के थर्ड स्टेज में प्रॉब्लम था या फोर्थ स्टेज में, ये कैसे कोई याद रखेगा? फोर्थ स्टेज जबकि सही इसका है कि थर्ड स्टेज में है, इसलिए ABC होगा। लेकिन यहाँ मैंने सब बताया फॉर्मूला, इसमें कई क्वेश्चन में डी गलत है ऑप्शन और ABC सही है। मिसचीफ क्वेश्चन मैं इसको कहता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू? ये क्वेश्चन घिसा पिटा है क्योंकि जो फर्स्ट जो चेयर इंटरनेशनल रिलेशन का ओपन हुआ था, मतलब फर्स्ट जो डिपार्टमेंट कर लीजिए, वो यूनिवर्सिटी ऑफ वेल्स अबर्सवैथ में हुआ था 1919 में। ये बहुत फेमस घटना है, इसको बिग बैंग इवेंट कहा जाता है इंटरनेशनल रिलेशन में। तो ये तो सही है ही, ए जिसमें नहीं है उसको ऐसे ही खत्म कर दो, तो ये दो खत्म हो गए। अब इन दोनों में देखो ए बी कॉमन है, इसका मतलब बी को पढ़ना ही नहीं है, ये सही है। अब केवल हमको देखना है कि सी सही है या नहीं। तो सी को देखो, द फर्स्ट ऑक्यूपेंट ऑफ द वुड्रो विल्सन चेयर वाज अल्फ्रेड जिमन। ये बहुत ही फेमस है। अल्फ्रेड जिमन जो एक मोरल आइडियलिस्ट थिंकर थे, ही वाज द फर्स्ट चेयर ऑफ दिस डिपार्टमेंट। तो ये सी बिल्कुल सही है, तो ए बी सी। एंड मॉर्गनथाउ इसमें लिखा हुआ है कि ये सेकंड बने थे। मॉर्गनथाउ बहुत ही फेमस थिंकर थे उस समय तक, लेकिन ये कभी जो है इसके चेयर नहीं बने। EH कार जरूर जो है इसके फोर्थ चेयर थे, EH कार। Which of the following are true of Asia Pacific Economic Cooperation एपिक? अब यहाँ पे आओ, ये 1989 में बना, ये आपको याद रखना चाहिए। तो ए जो है जिसमें नहीं है उसको आप सीधा खत्म कर सकते हो। एपेक इस हेडक्वार्टर सिंगापुर में, बहुत फेमस इंफॉर्मेशन है। US इसका मेंबर है, ये भी है। लेकिन अगेन जो है इसका डी गलत है, एपेक के 21 मेंबर है। ये सब जानना चाहिए, इसलिए कोई बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन हाँ कंफ्यूज जरूर हो सकते हैं। लेकिन इसमें कंफ्यूज इसलिए नहीं होंगे क्योंकि यूएस की पॉलिटी को कोई भी पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट कभी भूल नहीं सकता है। जहां पे उसकी जो लोअर हाउस है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, उसकी जो टेन्योर है वो 2 साल है। अभी जस्ट आपको पता होना चाहिए कि अभी ये साल खत्म होने दो, 2026 में जो है वो उसके 2 साल पूरे होंगे और फिर ट्रम्प की एक तरह से परीक्षा होगी, क्योंकि पूरे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के मेंबर की टेन्योर खत्म हो जाएगी। तो यूएस का जो लोअर हाउस का 2 साल है, और ए का 2, और वाओ, ए का 2 से ही हो जाता है सॉल्व। बाकी सब के आप सीधा मैच कर लीजिए, बस नॉलेज बढ़ा लीजिए, लेकिन आपको बस एक इंफॉर्मेशन से ये आपको क्रैक हो जाता है। ये भी आसान है। अब्राहम लिंकन, वी ऑल नो कि इन्होंने स्लेवरी को एबोलिश किया था। तो ए का 4 से जो है 50-50 खेल लेते हैं। वुड्रो विल्सन 14 पॉइंट के लिए जाने जाते हैं, बी का 3। और लीजिए ये हो गया क्रैक। बाकी आप रूजवेल्ट जो है न्यू डील के लिए जाने जाते हैं, डोनाल्ड ट्रम्प मेकिंग अमेरिका ग्रेट अगेन। ये भी बहुत आसान है। सिमन डी वेवर सेकेंड वेव की थिंकर मानी जाती है। द सेकेंड सेक्स 1949 में ये बुक आया था, मुझे आपको पढ़ाते पढ़ाते याद हो गया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि वुमेन आर नॉट बॉर्न, दे आर मेड। तो ए का 2 और ए का 2, वाओ, ए का 2 से ये सीधा क्रैक हो जाता है। कैन यू बिलीव इट? सीधा उसका मैच कर लीजिएगा। When did Bhutan hold its first democratic election to नेशनल असेंबली? ये हम लोग सब जानते हैं साउथ एशिया में होने के चलते कि भूटान और नेपाल दोनों एक ही साल 2008 में जो है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनते हैं, मतलब मोनार्क रह, सॉरी मैं गलत बोल रहा हूँ। भूटान जो है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनता है, और उसी साल 2008 में नेपाल जो है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को भी खत्म करके डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बन जाता है। 2008 दोनों के लिए बहुत ही खास है। तो भूटान जो है उस साल अपनी इलेक्शन करवाता है 2008 में,
जो कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को अपनाते हुए, जैसे यूके है उस टाइप का। अब यहाँ पे देखो, वी ऑल नो कि सीएनमेन स्क्वायर, इसको सीएनमेन पढ़ा जाता है, टीएनमेन को, ये चाइना में है, जहाँ पे कि हजारों स्टूडेंट को 1988 में भून दिया गया था, क्योंकि वो एंटी गवर्नमेंट कैंपेन कर रहे थे। ये बहुत ही दुखद घटना है, तो कोई भूल नहीं सकता है। सी का 4, और सी का 4 से देखो ये हो जाता है क्रैक। यू शुड बी वेरी वेरी हैप्पी टू सी दिस। बाकी सब स्क्वायर को मैच कर लो, एक बस ऐसे देख लो कभी। कंसर्ट ऑफ यूरोप भी हम लोग जानते हैं कि ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन, फ्रांस, रसिया एंड प्रूसिया, जब नेपोलियन 1815 का वाटरलू, 1815 हुआ था, चेक कर लेना, वाटरलू के में हार जाता है। उसके बाद जो यूरोप की नई पावर, बैलेंस ऑफ पावर को बनाए रखने के लिए पांच जो ग्रेट पावर उस समय थे यूरोप के, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन, फ्रांस, प्रूसिया, प्रूसिया को आप जर्मनी समझ सकते हैं, अभी का जर्मनी, तो जर्मनी एंड रसिया ये मिलकर के जो है कंसर्ट ऑफ यूरोप बनाते हैं। यहाँ पे बहुत ही मजेदार है, ये हम लोग को जानना चाहिए, लेकिन इन सब कंट्री का हम नहीं जानते। एक का केवल मुझे पता था कि यूके की जो एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी है, आपको इंडिया का पता है क्या है? RAW, रॉ। पाकिस्तान का जो है ISI, रसिया की KGB, और यूएस की CIA। तो इस तरह के हमें जानना चाहिए। एंड इसराइल का जो है वो है मोसाद, वेरी वेरी इफिशिएंट। तो यूके की M16 है, ये मुझे पता था। तो बी का 3, लेकिन इससे प्रॉब्लम क्या है कि आपका कुछ ज्यादा हेल्प होता नहीं, क्योंकि एक ही कलर जनरेट होता है, तो आपको और जानना पड़ेगा। यहाँ मैंने दे दिया है, आप सबको देखने के बाद तो आप तुरंत मैच कर ही सकते हैं, लेकिन डिफिकल्ट तो नो, लेकिन एक बार शायद आप देखेंगे तो दूसरे एग्जाम में आएगा तो आप मुस्कुराएंगे। विच ऑफ दिस फॉलोइंग आर रिलेटेड टू साइबर सिक्योरिटी थ्रेट? यहाँ पे देखिए, मालवेयर, फिशिंग। फिशिंग मतलब कि कोई आपको एक मेल भेजता है, आपको लगता है कि जेन्यून मेल है, जब आप उसको क्लिक करते हैं तो आपका बहुत सारा इन्फॉर्मेशन खा जाता है, आपको कुछ कुछ मांगता है इन्फॉर्मेशन एंड ऑल, उस टाइप का, मतलब इम्पर्सोनेशन, आपको धोखा देने का। मालवेयर तो आपके कंप्यूटर में घुस करके बहुत बदमाशी करता है। रैंसमवेयर जो है आपके कंप्यूटर की तरह हैक कर लेता है कि भाई इतने पैसे दो तभी तुम्हारा कंप्यूटर को छोड़ेंगे, लाइक दैट। साइबर वेयर कभी कुछ होता नहीं है, ये इन्होंने वैसे ही बनाया है। साइबर वेयर, साइबर सिक्योरिटी थ्रेट में साइबर वेयर कुछ है नहीं, तो BCD। बट ये कहना आसान है, मैंने देखा है, इसलिए मैं कह रहा हूँ, आप कंफ्यूज हो सकते हैं इसमें। ASEAN+3 जो है, ये यहाँ पूछा जाता है, प्लस इन्होंने 3 लिखा नहीं है। आसियान आपको पता है कि अब तो 11 मेंबर इसके हो गए हैं, उसमें जब 3 कंट्री और जुड़ते हैं, जो कि चाइना, जापान, साउथ कोरिया, तो इसको ASEAN+3 कहते हैं। उस 3 में जब और जुड़ जाते हैं 3, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, तो इसको हम ASEAN+6 बोलते हैं। और जब उसमें 2 और जुड़ जाते हैं, USA और रसिया, तो इसको हम बोलते हैं ईस्ट एशियन डायलॉग, ईस्ट एशियन समिट, EAS। अब यहाँ पे देखो, इसके हेडक्वार्टर हैं, सार्क का नेपाल में है, काठमांडू में, बिम्स्टेक का बांग्लादेश में। इसी से आपका क्रैक हो जाएगा। ए का 3, ए का, भाई एक ही से आपका हो गया, लीजिए, ए का 3 से ही क्रैक हो गया। वाओ। क्रोनोलॉजिकली आपको अरेंज करना है यूएस के प्रेसिडेंट को, तो ये तो बहुत डिफिकल्ट है, कब कौन होंगे, लेकिन थोड़ा बहुत अंदाज, जैसे कि अब जेम्स मुनरो आपने भी देखा, 1823। आपने ये भी आपको पता है कि लिंकन जो है वो स्लेवरी खत्म करते हैं, जो कि 1860 में होता है, ये हम लोग को पता है। इसका मतलब है कि पहले मुनरो आए होंगे, फिर लिंकन, तो AD होगी। अब इसमें देखो AD है, इसमें देखो AD है, इसमें DA है, खत्म हो गई, इसमें AD है, एक तो चलो गायब हुआ। उसके बाद तो आपको पता है शायद नहीं होगा, तो यहाँ देख लीजिए। डिफिकल्ट, ये यदि आपको पता है तभी होगा। थोड़ा डिफिकल्ट है ये नेम, चूंकि बहुत ही पुराने पुराने इसमें है। Which of the following groups have been declared as terrorist organization by the Indian Ministry of Home Affairs? ये आप बिल्कुल कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन इन सब में सबसे अच्छा ऑप्शन होता है, वो कुछ समझ में नहीं आ रहा तो ऑल ऑफ द अबव सही होगा, क्योंकि क्यों, आप और क्या सोचेंगे, और यही इसमें सही भी है। इंडस वाटर ट्रीटी ऑफ 1960 गिव्स राइट टू पाकिस्तान ओवर विच रिवर? ये बहुत ही घिसा पिटा है। 1960 में वर्ल्ड बैंक के मेडिएशन से जो है इंडस वाटर ट्रीटी होती है, जो अभी ऑपरेशन सिंदूर में चर्चा में आ गया, क्योंकि इंडिया ने उस ट्रीटी को एक तरह से सस्पेंड कर दिया है। और उसके तहत जो है इंडिया को मिलता है रावी, इंडस और रावी, ब्यास, इंडस और रावी, सॉरी, नो नो नो, इंडिया को मिलता है ब्यास, रावी और सतलज, सतलज।
और पाकिस्तान को मिलता है इंडस झेलम और चेनाब। विच इज नॉट ट्रू ऑफ इंडिया पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये जो है बीआरआई का पार्ट है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जो चाइना की एक मैसिव जो इंफ्रास्ट्रक्चर है पूरे एशिया को फिर अफ्रीका को जोड़ने की, जिससे कि बहुत ट्रेड बहुत तेजी से हो पाए चाइना और उसके साथी कंट्री के साथ में। उसमें से एक बहुत प्रोमिनेंट हम लोग के लिए है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो हमारे आंख की किरकिरी बनी हुई है। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि ये सब सही है कि ये जियांजिंग प्रोविंस जो कि चाइना के नॉर्थ वेस्ट में है, जो इंडिया पाकिस्तान अफगानिस्तान से सटती है, यहाँ पे आप कभी समझ लो कि हमारा भारत है, तो यहाँ सटता है, यहाँ यहाँ ऐसे सटता है। तो ये यहाँ से पास करती है, और उसमें जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है वहां से भी सीपीईसी पास करती है। दैट इज अ प्रॉब्लम फॉर अस। ये तो चलो मुझे भी याद नहीं है कब लॉन्च हुई थी, लेकिन ये मुझे पता है कि जिंगजियांग प्रोविंस से होते हुए ग्वादर पोर्ट पाकिस्तान को जाती है, बीआरआई का पार्ट है, इंडिया इसको अपोज करता है। तो ये तीन तो सही है। अब इसमें से एक ही गलत हो सकता है और कोई गलत हो ही नहीं सकता है, और ये गलत है भी कि 2015 में ऑफिशियली लॉन्च हुआ, ना कि 2013 में। यहाँ पे देखो, वी ऑल नो कि हिजबुल्ला जो अभी लड़ाई किया था इसराइल से, बहुत बुरी तरह से पिटाया। तो ए का 4, और ए के 4 से ही जो है 50-50 हो जाता है। हमास, वी ऑल नो कि गजा लड़ाई किया इसराइल से, काफी ज्यादा उसको भी नुकसान पहुंचा है, तो बी का 3, और यहाँ ये हो जाता है क्रैक। बोको हरम जो है वो नाइजीरिया की टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, और अल शाबाब जो है सोमालिया का। यहाँ देखो, मोरे टामू बॉर्डर ट्रेडिंग पॉइंट जो है, मतलब लैंड ट्रेडिंग पॉइंट, मतलब दोनों तरफ जो है लैंड है, और यहाँ से जो है एक दूसरे के यहाँ कंट्री में माल जाता है। तो मोरे जो है वो ये एक इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट है बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार, जिसमें कि मोरे जो है वो पड़ता है मणिपुर में, और टामू जो है उसके जस्ट उस पार जो है वो म्यांमार में है। तो इंडिया म्यांमार के बीच में जो है लैंड पोर्ट इसको बोलते हैं, जहां से कि व्यापार होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज नॉट रिटन बाय हेनरी किसिंजर। तो ये आपको परेशान इसलिए कर सकता है कि ये दो तो आसान है, डिप्लोमेसी वर्ल्ड ऑर्डर विद वेरी वेरी फेमस बुक है उनकी, लेकिन व्हाइट हाउस ईयर और वॉर बाय अदर्स मीन्स में कौन सा सही होगा? तो इसमें से सही है वॉर बाय अदर्स मीन्स, उन्होंने लिखा है, सॉरी, व्हाइट हाउस ईयर्स उन्होंने लिखा है, वॉर बाय अदर मीन्स जो है ये 2016 की बुक है। आप देख लीजिए कि उन्होंने लिखा है, शायद कहीं आपको यूज हो जाए। जेनिफर एम हैरिस एंड रॉबर्ट ब्लैक विल, वॉर बाय अदर मीन्स, जियो इकोनॉमिक्स एंड स्टेट क्राफ्ट। डिफिकल्ट क्वेश्चन। क्रोनोलॉजिकली अरेंज द फॉलोइंग वॉर, तो ये आप आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि रसिया जापान वॉर 1905 में होता है, 4-5 में ही। और यम कुपुर तो 1973 में जो है इसराइल और अरब के बीच की लड़ाई होती है। तो यदि हम देखें तो इसमें फॉकलैंड वॉर तो बहुत बाद में हुई थी, जब मार्गरेट थैचर थी, तो 1982 में होती है। और इटालियो इथियोपियन वॉर जो है वो वर्ल्ड वॉर 2 के पहले होती है। तो इससे पहले तो कोई वॉर, इससे पहले कोई नहीं हुआ होगा। ए और फॉकलैंड, तो ए और सी से देखिए कौन सा है, ए सी, इसका मतलब ये दो खत्म हो गया। ए सी, डीबी बी डी, तो डीबी में देखो यम कुपुर और डी, तो ऑफ कोर्स जो है पहले डी होगा फिर बी होगा, तो डीबी, और ये आपका हो गया सही। यहाँ मैंने उसका सब ईयर दे दिया है, देख लो। इस तरह के वॉर जो मेजर वॉर हुए आपको पता होना चाहिए, वर्ल्ड आईआर हिस्ट्री। विच अमंग द फॉलोइंग आर द ट्रू अबाउट इंडियाज फर्स्ट एरिया स्टडी प्रोग्राम। अब ये तो जानते हैं कि डीयू में 55 में स्टैब्लिश हुआ। और ये अब यहाँ पे ना, ये दो तो आपको लगेगा बिल्कुल सही है, लेकिन ये साउथ एशिया पे फोकस कर रहा था कि अफ्रीका पे, यहाँ आके आप कंफ्यूज कर सकते हैं। लेकिन ये अफ्रीका पे फोकस कर रहा था, तो ये सही है, ये गलत है, इसीलिए हो जाएगा ए बी डी। यहाँ मैच करना है, बहुत आसान है। वी ऑल नो कि एंटोनियो ग्राम्शी हेजेमनी से मार्क्स, कार्ल मार्क्स जाएंगे हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म। इमैनुअल कांत परपेचुअल पीस नाम की बुक लिखते हैं 1795 में। निकोलस स्पाइकमैन, मैंने पहले ही क्वेश्चन में कहा था कि स्पाइकमैन ने रिमलैंड थ्योरी दिया था, जो कोस्टल रिम को यूरोप का काबू करेगा, वही जो है यूरोप का मास्टर बनेगा। तो आप मैच कर सकते हो, वैसे 1-2 से भी हो जाएगा, लाइक एंटोनियो ग्राम्शी हेजेमनी, ए का 2। और देखिए यहाँ पे एक के 2 से आपका ये क्रैक हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू ऑफ क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। ये बहुत ही फेमस घटना है आईआर में, ये अक्टूबर 1962 में होता है। आपको पढ़ाते पढ़ाते मुझे मन तक याद हो गया है। कैनेडी एंड क्रुश्चेव ये दोनों लीडर थे, ब्रेजनेव नहीं थे, तो यहाँ पे ये गलत हो गया। सी को तो आप ऐसे ही हटा दीजिए, सी सी। तो आपका ए बी डी डी, देखिए क्यूबन मिसाइल क्राइसिस फॉलोड बाय बे ऑफ पिक्स, उल्टा, बे ऑफ पिक्स इन्वेशन 1961 में होता है, और उसके बेसिकली बे ऑफ पिक्स इन्वेशन कारण बन जाता है क्यूबन मिसाइल क्राइसिस का। हुआ ये था कि बे ऑफ पिक्स
एक जगह है जहां पे कि यूएस ने कोशिश किया था कि फिडेल कैस्ट्रो की जो कम्युनिस्ट सरकार है उसके अगेंस्ट में विद्रोह कराया जाए, तो कुछ जो उसके अपोजिशन के जो लड़ाकू थे उनको सपोर्ट करते हुए बे ऑफ पिग्स में जहाज के थ्रू बहुत लोगों को उतारा जाता है यूएस के सेनाओं को, और वो मिल करके जो है विद्रोह करते हैं। लेकिन फिडेल कास्ट्रो तो लड़ाकू थे, वो और चे गुवेरा, उन्होंने उसको दबा दिया, और इतने गुस्सा हो गए फिडेल कास्ट्रो को, उन्होंने यूएसएसआर को जो है अलाउ कर दिया कि अमेरिका के तरफ मुंह करके हमारे जमीन पे मिसाइल खड़ा कर दो। और ये इतनी डरावनी बात हो गई वर्ल्ड पीस के लिए कि हम लोग सब जानते हैं फिर क्या हुआ था। उस समय में क्रुश्चेव थे यूएसएसआर के जनरल सेक्रेटरी, ना कि ब्रेजनेव। क्रोनोलॉजिकली अरेंज करो इन सब को तो ये भी आसान है, क्योंकि वॉर्सो पैक्ट 1955 में होता है और नाटो 1949 में। इसका मतलब क्या है कि सी डी होना चाहिए, सी डी। अब देखो यहाँ पे सी डी है, यहाँ पे डी सी है, यहाँ पे डी सी है, यहाँ पे सी डी है। इसका मतलब 50-50 तो हो गया। अब इन दोनों में देखो डी से अंत होता है, इसका मतलब कि वॉर्सो पैक्ट के पहले कोई नहीं आया होगा, मतलब बाद में कोई नहीं आया होगा। अब इसमें देखो बी से शुरू होता है, बी से अनजस। अब सीटो, अब अनजस का केवल आपको जानना है, सीटो जो है 1954 में आता है और अनजस जो है 1952 में, इसलिए ए से शुरू हो, ए पहले होगा। तो आप सी तो, सी से तो शुरू होगा ही, क्योंकि ये दोनों जो है नाटो के बाद ही हुए हैं, तो सी और डी, तो इससे आगे आपको जाने की भी जरूरत नहीं, इसी से क्रैक हो जाता है। who is associated with the concept of creative destruction। इनफैक्ट इस बार के जो नोबेल प्राइज इकोनॉमिक्स में जो जीते हैं, नाम मैं भूल गया हूं, उन्होंने क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन वर्ड यूज किया, ये कहते हुए कि कौन सा कंट्री जो है वो वेल्दी होगा, जो इनोवेशन करेगा, कंटिन्यूअस इनोवेशन करने वाला कंट्री ही आज के जमाने में प्रॉस्पर होगा। ये इस बार के जो है इकोनॉमिक नोबेल पीस प्राइज का मेन जो है थीम है। उन्होंने ये कहा कि फॉर इनोवेशन क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन इज मस्ट। व्हाट इज क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन? वो ये है कि जैसे आप याद कीजिए कि पहले जो है वो टीवी कैसे आती थी, वैक्यूम ट्यूब टीवी, रेडियो, वो कैसे गायब हो गई, कैसे जो है कैसेट प्लेयर गायब हो गई, रेडियो गायब हो गए, एक से एक चीज जो है, वो पेजर जो है तुरंत गायब होकर के मोबाइल फोन आ गए, सैटेलाइट फोन आ गए, और तो पुरानी चीजों टाइपराइटर कैसे डिस्ट्रॉय हुई। तो क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन मतलब जब आप इनोवेशन से पुरानी चीजों को ऑब्सोलीट कर देते हैं, कॉल्ड क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन, कंसिडर्ड गुड। तो इसलिए क्रिएट, जैसे कि कई लोग कहते हैं कि जो सर्च इंजन है वो एक तरह से अब डायनासोर बन जाएगी चैट जीपीटी के एरा में। तो क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन क्वाइन करने वाले जो हैं जोसेफ स्कूम्पीटर हैं, जो कि पॉलिटिकल इकोनॉमी, पॉलिटिकल साइंस पे लिखते हैं, कि बहुत ही फेमस जो है बुक है सोशियोलॉजी, कैपिटलिज्म एंड डेमोक्रेसी, देख लीजिएगा, जिन्होंने बहुत फेमसली कहा था कि डेमोक्रेसी इज नथिंग बट ए पॉलिटिकल मेथड टू चूज elite ruler to competitive periodic election। मतलब डेमोक्रेसी को ऐसे कोई बहुत बड़ी चीज मत समझो, एक तरह से जस्ट एक पॉलिटिकल मेथड है कि आप अपने रूलर को कैसे चुनते हो। मासेस जो है वो एक इलेक्शन के थ्रू चुनती है, चाहे एक्स रूलर को चुनो चाहे वाई, सभी इलीट होते हैं, एक ग्रुप को दूसरे ग्रुप के बदले में आप चुनते हो। मॉरिशस वी ऑल नो कि इंडियन ओशन में है, अफ्रीका के बगल में, तो ए का टू और इसी से जो 50-50 खेल लेते हो। फिजी हमें पता है, आप में से कितने लोग पता नहीं होता, नहीं, पैसिफिक ओशन में है। साइप्रस जो है मेडिटेरियन में है, सब मैच कर सकते हो। उसके बाद तो इतने से तो आपका हो ही जाएगा। तो फिर बहामा जो है वो अटलांटिक ओशन में हो। When did नेपाल बिकेम फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक? तो अभी मैं आपको बता रहा था कि 2008 में, उसी साल जबकि भूटान जो है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनती है, नेपाल बन जाता है फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू ऑफ वर्ल्ड वॉर टू? तो वर्ल्ड वॉर टू जो है एंड होता है 1945 में, वी ऑल नो, बॉम्ब गिराने के साथ। एक्सिस पावर जो है जर्मनी, जापान, इटली होती है। तो ए और बी जिसमें होगा वही सही होगी। तो इसमें है, इसमें है, तीन में इसमें नहीं है। फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, यूएस, ये सब अलाइड पावर थे, तो ये भी सही, ए बी सी दोनों में है। वुडरो विल्सन वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ द यूएस ड्यूरिंग, नो, मुझे लगता है रूजवेल्ट थे, ना कि वुडरो विल्सन, इसीलिए ए बी सी सही है। Which of the following are true of the Trusteeship Council? Trusteeship Council one of the six principal organ है यूनाइटेड नेशन के। ऐसा हुआ था कि जिस समय में यूनाइटेड नेशन बनी थी, बहुत सारे टेरिटरी ऐसे थे जिसका कोई माई बाप नहीं था, अनाथ था, वो किसी नेशन स्टेट का पार्ट नहीं था, उसको इनको दे दिया गया था सेटल करने के लिए। लेकिन 1994 में क्या हुआ कि पालाव जो है वो लास्ट यूएन ट्रस्ट टेरिटरी था जिसको कि इंडिपेंडेंस मिल गई। उसके बाद इनका काम ही खत्म हो गया, तो इसको सस्पेंड कर दिया गया। अब नहीं हुआ, सस्पेंड किया हुआ है।
ईस्ट तैमूर वाज पार्ट ऑफ यूएन ट्रस्ट टेरिटरी। तो अब ये तो अब ये देखो क्या है। ट्रस्टीशिप काउंसिल कंसिस्टेड, अब इसको ऐसे घेर दो अभी आप। ट्रस्टीशिप काउंसिल कंसिस्टेड ऑफ 5 परमानेंट मेंबर ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। ये बात सही है, लेकिन ये अब इतना आसान नहीं है कि जाना। अभी बस यही बच गए हैं इनके जो 5 जो परमानेंट मेंबर हैं यूएनएससी के, वही इसके जो है बेसिकली करता धरता है। तो डी सही है। यदि डी सही है तो कोई ऑप्शन ऐसा तो है नहीं जिसमें कि ए, बी और डी हो। तो ये कभी भी जो है तैमूर रहा नहीं है। इसका मतलब है कि इसमें सही जो है ए बी डी होना चाहिए, लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। तो इसका मतलब इसको भी आपको गलत काटना होगा, तो फिर ए और बी होगा। तो इसलिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा चैलेंज करने लायक बन जाता है। Who among the following scholar are associated with post-structuralist approach to international relation? Post-structuralism मतलब एक तरह का पोस्ट मॉडर्निज्म, फूको जिसको आप कह सकते हैं, उसी के ट्रेन में रिचर्ड रिचर्ड एस्ले एंड जेम्स डेडियन आते हैं, जो कि बहुत आसान नहीं, क्योंकि ये सब बहुत मॉडर्न थिंकर है। मैं हमेशा कहता हूँ कि पोस्ट मॉडर्निस्ट के, आपको मॉडर्न जो थिंकर है उसको जरूर चैट जीपीटी से देख लीजिए। ऑर्गेन्स्की, मैक्स वेबर तो कभी भी पोस्ट मॉडर्निज्म से रिलेटेड रहे नहीं है। तो ए बी आसान क्वेश्चन। स्टिलवेल रोड जो है किसको किसको कनेक्ट करता है? स्टिलवेल, इसको लीडो रोड भी कहते हैं। ये असम में एक जगह है लीडो, वहां से निकलता है और कुनमिंग यूनान चाइना को जाता है म्यांमार होते हुए। ट्राइलेटरल हाईवे इसको कह सकते हैं। 3 कंट्री, इंडिया, म्यांमार और चाइना इससे जुड़ता है। तो इसको ल्यूडे और लीडो और कुनमिंग को जोड़ता है। आसान नहीं है, लेकिन जानना चाहिए ये सब जो रोड, जैसे कि अभी आपने सीपीईसी देखा, इसके पहले मोरे टेमू देखा और स्टिलवेल, ये सब जानना चाहिए। यदि आप आईआर सब्जेक्ट से दे रहे हो तो इस तरह के जो रोड हैं उसका आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए। हु इज एसोसिएटेड विथ ऑफेंसिव रियलिज्म? ये सब बहुत आसान क्वेश्चन है। जॉन मैसियामर, ये सब लिविंग लीजेंड है, अभी भी आप इनको यूट्यूब पे सुन सकते हो। अभी इसराइल हमास वॉर पे इनके बहुत सारे वीडियो हैं, उससे भी ज्यादा वीडियो जो है वो यूक्रेन और रसिया के वॉर पे हैं। रॉबर्ट गिल्पिन जो है हेजोमनिक स्टेबिलिटी थ्योरी के लिए जाने जाते हैं, पॉलिटिकल इकोनॉमी के थिंकर। जोहान गाल्टुंग जो है निगेटिव एंड पॉजिटिव पीस के लिए जाने जाते हैं, स्ट्रक्चरल वायलेंस के लिए जाने जाते हैं। केनेथ वॉल्ज, फादर ऑफ न्यू रियलिज्म। हु इज द ऑथर ऑफ न्यू कॉलोनिज्म, द लास्ट स्टेज ऑफ इंपेरियलिज्म? ये बिल्कुल हम लोग जो है फेमस जानते हैं कि ये किसने लिखा है। इन्होंने जो इनको लिखा है उनको हम क्रेडिट देते हैं कि नियो कॉलोनिज्म वर्ड भी इन्होंने क्वाइन किया अपनी इस बुक से। क्वामे निक्रुमा, ये घाना के प्रेसिडेंट थे और ये वन ऑफ द 5 फाउंडिंग मेंबर रहे हैं नाम के, नॉन अलाइन मूवमेंट के। इसी तरह की जो है लेनिन ने एक बुक लिखी थी, इंपेरियलिज्म द लास्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म टेक ऑफ। यहाँ फिडेल कास्ट्रो और चे गोवेरा दिखते हैं, दोनों लड़ाकू कम्युनिस्ट लीडर जिन्होंने कि क्यूबा को एक कम्युनिस्ट स्टेट बनाया, अभी भी है। अब यहाँ पे देखो, ये बहुत आसानी से आप क्रैक कर सकते हैं नेम के थ्रू। आपको पता है कि अमेजन जो रिवर है वो अमेजन रिवर जो है वो साउथ अमेरिका में है। तो पेरू एक ही साउथ अमेरिकन कंट्री है, तो बी का 3 से जो है आप 50-50 गेम खेलते हो। वोल्गा जो है रसिया की बहुत फेमस रिवर है, तो C का 2 और यहाँ आपका हो जाता है ट्रैक। तो बाकी तो चलो देख लो। करुण जो है ईरान से, और महावेली जो है श्रीलंका। नेम से भी आप पकड़ सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया शेयर बॉर्डर विथ म्यांमार? बहुत आसान नहीं है ऐसा देखना कि म्यांमार के साथ में कौन, लेकिन आपको रटना चाहिए। 4 जो स्टेट इंडिया की हैं जो म्यांमार के साथ बनाते हैं वो है अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड, मणिपुर। 4 जो है यहाँ पे ए बी है। त्रिपुरा और मेघालय ये सब बांग्लादेश के साथ बनाते हैं, ना कि म्यांमार के साथ। विच कंट्री इज नॉट द एफएटीएफ? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, जो कि जो कंट्री टेररिस्ट को फंडिंग करती है उसको ग्रे लिस्ट में रखते हैं, ब्लैक लिस्ट में रखते हैं, और उसके अगेंस्ट में काफी सैंक्शन लगाए जाते हैं। पाकिस्तान अभी तक था उसके ब्लैक लिस्ट, ग्रे लिस्ट में था, लेकिन उसको अब हटा लिया गया है। तो हम लोग के लिए बहुत ही अच्छी खबर ये नहीं है पाकिस्तान। बाकी ये तीनों तो उसके ब्लैक लिस्ट में है। 125 देखिए, एडवर्ड सेड इज नोन फॉर द बुक ओरिएंटलिज्म 1978, जिसमें उन्होंने बहुत फेमसली कहा था कि वेस्टर्न जो स्कॉलर है वो ईस्टर्न, हम लोगों की जो कल्चर, सिविलाइजेशन, हमारी परंपरा, ट्रेडिशन को इसलिए नहीं पढ़ के समझते हैं कि वो हमें समझ सकें, बल्कि कैसे जो है हमें नीचा दिखा सकें, एक हायरार्की क्रिएट करें कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन ऊपर
और ओरिएंटल सिविलाइजेशन नीचे। डिस्कोर्स थ्योरी का इन्होंने यूज किया था फुको के। एडवर्ड सेड ए का 4 और वाओ आपका ये हो जाता है क्रैक सीधा। बाकी तो आप मैच कर लीजिएगा तभी आगे बढ़िएगा। क्रोनोलॉजिकली अरेंज कीजिए नैम समिट। मैं हमेशा कहता हूँ कि नैम के जो फर्स्ट 5-6 समिट है वो सीधा रट लो। दूसरा समिट ही जो है कैरो में होता है तो बी से स्टार्ट होता हुआ केवल एक ही और आपका ये हो जाता है क्रैक। केवल यदि आप ये जानते हैं कि कैरो से जो स्टार्ट हुआ है इसका मतलब उसके बाद लुसाका में हुआ होगा, फिर कोलंबो में और फिर हवाना में। हवाना क्यूबा में है। Who among the following are the scholars on neo-functionalism in international relation? फंक्शनलिज्म मतलब ये है कि जो दो स्टेट जो है यदि फंक्शन से जुड़े हुए हो तो यदि एक जगह माइनिंग होती हो दूसरी जगह उसका प्यूरिफिकेशन होता हो, एक जगह क्रूड ऑयल निकलता है कंट्री में दूसरी जगह उसकी रिफाइनरी है, तो यदि इस टाइप की फंक्शनल है तो वो इंटीग्रेट होंगे, उसका दूसरे जगह भी इफेक्ट होगा दूसरे एरिना में। यदि इकोनॉमी में फंक्शनलिज्म है तो वो हो सकता है कि जियो पॉलिटिक्स में या कल्चरल भी जो है स्पिल ओवर हो। इस तरह के जो थॉट है उसको फंक्शनलिज्म कहते हैं। जो नियो फंक्शनिस्ट है जो उसको और उसमें आगे चीजों को जोड़ते हैं, आप पढ़ सकते हैं कि फंक्शनलिज्म और नियो फंक्शनलिज्म में क्या फर्क है। जैसे फंक्शनलिस्ट डेविड मेटरनी को माना जाता है और नियो फंक्शनलिस्ट वेरी फेमस अर्नेस्ट एस हास हैं। तो अर्नेस्ट बी हास एंड लियोन लिंडबर्ग, ये दो जो है वेरी फेमस नियो फंक्शनलिस्ट हैं। लेकिन ये आसान इतना क्वेश्चन नहीं है। Who among the following is not a scholar of dependency theory? ये आसान है क्योंकि we all should know कि मिल्टन फ्रेडमैन जो है वेरी फेमस लिबर्टेरियन थिंकर है। तो ये तो कि कोई नाता ही नहीं इनका डिपेंडेंसी से। बाकी एंडर गुडविल फ्रैंक, पॉल रॉल रेबिस, फर्नांडो हेनरिक कॉर्डेसो जो बाद में ब्राजील के प्रेसिडेंट भी रहे। अभी हम लोगों ने एक और नाम देखा इसी पेपर में, पॉल बारन। यहाँ पे ये भी जाने कि रॉल प्रेबिस जो है फादर ऑफ डिपेंडेंसी थ्योरी भी कहे जाते हैं। Chronologically arrange the following canals based on year of their opening। तो ये तो मैंने यहाँ दे दिया है क्योंकि इतना किसको याद होता है, लेकिन ये मुझे पता था कि सुएज कैनल बहुत पहले बना है तो सुएज से शुरू होना चाहिए उससे। लेकिन उससे बनती नहीं है बात क्योंकि बी से प्रॉब्लम ये है कि दो है, लेकिन फिर भी आप जो है 50-50 गेम तो खेल ही सकते हो। बाकी यहाँ देख लीजिए। वेयर वॉज द फर्स्ट एफ्रो एशियन कॉन्फ्रेंस हेल्ड। अब यहाँ पे डियर स्टूडेंट ये देखिए, अभी जो है ट्रम्प ने क्या कह दिया जब वो जनवरी में आए कि हम पनामा कैनल का मैनेजमेंट हम अपने हाथ में ले लेंगे, हम हमारा वो है। इसके चलते सेटर के दिमाग में घूमता रहता है और पनामा कैनल पे ये क्वेश्चन पूछा गया। मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि क्वेश्चन कैसे सेट होता है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने ये पूछा कि ट्रम्प ने क्या कहा, लेकिन उनके दिमाग में घूमता है तो उससे रिलेटेड कुछ भी पूछा सकता है। मतलब करंट इवेंट आपको स्टैटिक की तरफ ले जाता है। वेयर वॉज द फर्स्ट एफ्रो एशियन कॉन्फ्रेंस हेल्ड? वी ऑल नो कि बांडुंग कॉन्फ्रेंस में 29 न्यूली इंडिपेंडेंट अफ्रीका एशिया के कंट्री ने भाग लिया था। नेहरू जी और सुकार्नो जो उस समय में इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट थे उन्होंने इसको लीड किया था। दैट बिकेम द प्रीकर्सर फॉर द नैम जो कि कुछ समय बाद 1961 में उसकी बैठक बेलग्रेड में होती है। सो बांडुंग। हु वाज द फर्स्ट फील्ड मार्शल ऑफ पाकिस्तान? आप सोच सकते हैं कि असीम मुनीर जो है फील्ड मार्शल बने, लेकिन नहीं, उसके पहले अयूब खान जो है फील्ड मार्शल बन चुके थे। आसान नहीं है। ये आसान इसलिए है कि वी ऑल नो कि पीटीबीटी पार्शियल ट्रेस बैन ट्रीटी 1963 में साइन होती है, जिसमें इंडिया ने भी साइन किया था। इट बैन्स एटमॉस्फेरिक अंडर वाटर एंड आउटर स्पेस न्यूक्लियर टेस्ट। लेकिन बाकी जगह कर सकते हो, अंडरग्राउंड कर सकते हो। तो इसको इंडिया ने साइन किया। सी का 3 यदि आप देखेंगे तो इससे आप सीधा यहाँ पे क्रैक हो जाती है। बाकी सीधा मैच है, ये पढ़ लीजिए। क्रोनोलॉजिकली अरेंज द फॉलोइंग पर्सन इन ऑर्डर ऑफ देयर सर्विस एज एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर। ये मैंने कैसे क्रैक किया बिना जाने हुए? देखिए, मैंने कहीं पे पढ़ा था एमसी चागला। जब आप बहुत ज्यादा पढ़ते हैं तो कहीं आपके ब्रेन में होता है। चागला कमीशन बनी थी, जो बहुत पहले की बात है। चागला बहुत पहले बने थे। तो एमसी चागला से शुरू होता हुआ जो है, अब यहाँ पे देखिए दो है, इसका मतलब ये तो खत्म हो गया। अब दूसरा मुझे पता है कि यशवंत राय बलवंत राव चौहान जो है इंदिरा गांधी के टाइम में थे। अब बलीराम भगत थोड़ा उसके बाद आए हैं, माधव सिंह सोलंकी उसके बाद। तो बी जो है, बी पहले आया होगा, सी बाद में। तो बी सी और सी बी है। तो मैंने इस बेसिस पे किया और यही सही निकला। ब्रह्मोस मिसाइल किस दो रिवर के नेम पे है? आपको जाना चाहिए। ये ब्रह्मपुत्रा और मॉस्कोवा। मॉस्कोवा रिवर जो है रसिया में है क्योंकि रसिया ने इसको दिया है। तो दो रिवर ब्रह्मोस। और अभी ये बहुत ही फेमस हो गई थी। ऑपरेशन सिंदूर में इसने अच्छा परफॉर्म किया था।
तो इसलिए देखिए ऑपरेशन सिंदूर, मैं पीछे के स्लाइड का बोल रहा हूँ, ऑपरेशन सिंदूर में चूंकि ब्रह्मोस मिसाइल यूज हुई तो सेटर के दिमाग में घूम रहा है, इसलिए आपको उसने पूछ दिया कैसे जो है करंट इवेंट स्टैटिक इंफॉर्मेशन के तरफ जाता है, ये आपको ध्यान देने की जरूरत है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू? कम्युनिकेशन अप्रोच जो है कार्ल ड्रिश, अभी हम लोगों ने देखा, तो ए सही है, ए सही है, बी सी सी डी खत्म हो गया, इसका मतलब ए बी में बी हमको पढ़ना ही नहीं है, ये सही होगा, केवल सी को देखिए, बी जरूर गलत होगा तो इसको हटा दीजिए। ई एच कार इज ए लीडिंग एक्सपर्ट ऑफ नियो लिबरल, नो ये तो क्लासिकल लिबरलिज्म के, इसका मतलब केवल ए एन। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू ऑफ आईएमएफ? तो आईएमएफ जो है 1944 में ही ब्रेटन वुड हो गया था, अभी हम लोगों ने देखा भी, लेकिन ये स्टैब्लिश चलो 46 में होता है। द हेडक्वार्टर जो है वॉशिंगटन डीसी में है, ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया। पेरिस कॉन्फ्रेंस लेड टू सब, नो। ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस, तो सी को हटा दीजिए, सी सी। अब इन दोनों में देखिए बी कॉमन है, इसका मतलब बी तो कॉमन होगा, तो ए और डी में, डी देखिए, कैमिला गट इज द फर्स्ट मैनेजिंग डायरेक्टर, ये सही है, कैमिला गट जो है फर्स्ट मैनेजिंग डायरेक्टर है, इसका मतलब क्या है कि बी और डी जो है ये सही है, इसका मतलब कि 1946 नहीं होगा, मुझे भी लग रहा था, क्योंकि 1944 में ही ब्रेटन वुड होता है, तो 1944-45 आईएमएफ को कह सकते हैं, तो ये जो है सही है। विच कंट्री आर पार्ट ऑफ साउथ काकासस? साउथ काकासस एक माउंटेन है जो ऐसे गुजरती है, नॉर्थ काकासस और साउथ काकासस, इसमें तीन कंट्री आते हैं, आर्मेनिया, अजरबैजान और जियोर्जिया। आर्मेनिया अजरबैजान आपको पता है, नागार को नागार्नो काराबाख रीजन के लिए दसों साल तक लड़ते रहे, वो एग्जाम में पूछा जाता था, तो अजरबैजान, आर्मेनिया, जियोर्जिया। Which article of the UN Charter permits countries to use force for self defense? अब ये तो आप बहुत ही गौर से यदि आपने पढ़ा हो, मैं हमेशा कहता हूँ कि जो चैप्टर्स हैं और आर्टिकल हैं, थोड़ा एक बार देख जाओ, आधा घंटा टाइम लगेगा, बहुत जगह इस पूछा जा रहा है। आर्टिकल 51 में है कि कोई भी कंट्री अपने डिफेंस के लिए फोर्स यूज कर सकती है, इनफैक्ट यूएन भी यूज कर सकती है, पीस बाय फोर्स। 39 देखिए, क्रोनोलॉजिकली अरेंज द फॉलोइंग ट्रीटी बेस्ड ऑन द ईयर ऑफ साइनिंग, तो हमें पता है, इसमें मुझे पता है क्योंकि इतना ज्यादा पीवाई क्यू कि आपको ही पता हो जाएगा बिना रटे हुए कि आउटर स्पेस थ्योरी बहुत पहले हुई है, शायद मुझे लगता है 1959 सब में कुछ हुई थी, या उस देख लीजिएगा कब, 60s में। तो इससे ए से शुरू होगा, ए से शुरू होता हुआ एक ही है, एनपीटी जो है 1968 में अडॉप्ट हुआ, 70 में इफेक्ट में आया, सीटीबीटी 1996 में, मुझे याद हो गया, आईएनएफ ट्रीटी 1987 में। तो इसका मतलब है कि सबसे बाद में सीटीबीटी आया होगा, तो सी से अंत होता हुआ ए और सी, यही केवल एक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू ऑफ G20? G20 was established in 1999, सही है। G20 डज नॉट हैव ए सेक्रेटरीट, ये भी सही है। फर्स्ट G20 समिट वाज हेल्ड, इतने साल बाद जो है, पहले केवल फाइनेंस मिनिस्टर और जो बैंकर्स थे उन सब की जो है सम्मेलन होती थी, ये 2008 में जो है लीडर समिट शुरू हुई। 15 G20 समिट, अब यहाँ पे देखो कि केवल तीन ही सही है, कोई ऐसा ऑप्शन ही नहीं है कि चार सही हो, इसका मतलब ये गलत होना ही होना, और यही सही है, ए बी सी केवल सही है। 15 G20 समिट यूए, और यूएई में हो भी नहीं सकता कि यूएई तो G20 का मेंबर तक नहीं है, तो वहां कहाँ होगा, ऐसे भी आप निकाल सकते हैं। डियर स्टूडेंट, इसके बाद जो है वो मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, इसे बहुत आसान होता है, आप इसको पढ़ के यहाँ पे भी आप रोक लीजिए वीडियो को और पढ़िए, आराम से आप इसको कर सकते हैं। तो इसके आगे मैं केवल आपके लिए छोड़ जाता हूं, जिससे कि आप इसको रोक रोक करके पढ़ सकें। इसको करने का कोई पर्पस नहीं है, क्योंकि ये डैम इजी होती है। यहाँ मैं केवल आपको एक ट्रिक बता सकता हूँ कि पहले आप क्वेश्चन पढ़िए, फिर इसको पढ़िए, एक नजर इसको बहुत तेजी से, इसको बोलते हैं ना स्कैन करना, उस टाइप का करिए, 1 मिनट भी नहीं लगना चाहिए। और फिर क्वेश्चन में आइए और फिर सोचिए कि अच्छा कहाँ पे वो लाइन था, कहाँ वो पॉइंट था, और उसको गौर से पढ़िए और फिर नीचे क्वेश्चन में देखिए और कीजिए। ऑपरेशन सिंदूर पे है, आप देख सकते हैं कि सेटर के दिमाग में ऑपरेशन सिंदूर कितना छाया हुआ है, क्योंकि इंडस जो ट्रीटी है वो भी ऑपरेशन सिंदूर से रिलेटेड है। इसके अलावा ब्रह्मोस मिसाइल जो है वो ऑपरेशन सिंदूर से रिलेटेड है। कौन फील्ड मार्शल बना वो ऑपरेशन सिंदूर से रिलेटेड है। तो कितने ही जो है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेशन सिंदूर से रिलेटेड है। तो दिमाग में सेटर के छाया हुआ है। ये आपको ये इंडिकेट करता है कि अभी जब आईआर पढ़ रहे हैं तो सोचिए कि पिछले 8 महीने में क्या क्या वर्ल्ड में हुआ है। जैसे टैरिफ कैसे लगे हैं, यूक्रेन और रसिया की जो पीस टॉक हैं कैसे इजिप्ट में हुए हैं, और कहाँ पे और किस कंट्री में हुए हैं, उसमें यूएस का क्या रोल रहा है और किसी कंट्री का क्या रोल रहा है, हमास और इसराइल के बीच में जो संधि हुई उसमें किसका रोल है, कौन से कतर में क्या हुआ, यूएस का क्या रोल है, इस तरह की जितनी बातें हैं ऑपरेशन सिंदूर
और उन सब को ध्यान में लाइए और फिर जो है सोचिए कि उससे क्या स्टैटिक इंफॉर्मेशन बन सकता है, और इस तौर पे जो तैयारी अपनी लास्ट मिनट में कीजिए। यहाँ पे नाटो विदाउट अमेरिका, ये भी जो है करंट इवेंट का क्वेश्चन है, जहाँ पे कि यूएस कहता है कि भाई अब तुम खुद संभालो, हम नाटो को इतने दिन तक पैसा नहीं दे सकते हैं, आप ईस्टवर्ड एक्सपेंशन करते जा रहे हो, झगड़ा करते जा रहे हो, हम क्यों करें। जस्ट मैं आपको पढ़ने के लिए ये आगे बढ़ा रहा हूँ, आप इसको थोड़ा देर छोड़ देता हूँ कि आप पढ़ पाए। डियर स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वाचिंग, एंड कुछ ही दिन बच गए हैं, एक केवल जो है और मुझे लाना है वो इंडियन पॉलिटी पे है, वो भी आपको पहले मतलब इसी साल में आ जाएगी, नए साल में जाने की भी जरूरत नहीं है। सो आपको ऑल जो है थीम वाइज लास्ट 10 पेपर्स आपको मिल जाएंगे। दैट विल बी ए ट्रेजर ट्रो फॉर योर प्रिपरेशन। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो जरूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और आपको बताना, फिर से एक बार रिमाइंड करना है, यदि आप फुल लेंथ मॉक ज्वाइन करना चाहते हैं अलोंग विद द रिवीजन क्लासेस, जो कि वंडरफुल वे है लास्ट मोमेंट में देखने का रिवीजन, आपको 10 रिवीजन क्लासेस रिकॉर्डेड मिलते हैं अलोंग विद 3 फुल लेंथ मॉक। और सबसे ऑथेंटिक यदि मॉक आप देना चाहते हैं सैकड़ों स्टूडेंट के साथ, अपने परफॉर्मेंस, अपनी तैयारी को जांचना चाहते हैं और लास्ट मोमेंट में अपनी प्रिपरेशन को अच्छा करना चाहते हैं, तो आपको स्ट्रांगली सजेस्ट करूंगा कि आप फुल लेंथ मॉक ज्वाइन करें, जो होगी 31 दिसंबर को, फर्स्ट, उसके बाद 2 जनवरी को, और फिर 4 जनवरी को। और इन सब के बाद जो है डाउट क्लियरिंग सेशन भी होंगे। और जैसा मैंने कहा, आपको बोनस में जो है रिवीजन क्लासेस रिकॉर्डेड मिलते हैं। यदि आप इसमें रजिस्टर करना चाहते हैं तो नेम, टेलीग्राम आईडी एंड मोबाइल नंबर भेजें, polschehelp@polschehelp.in। गौर से देखें इस ईमेल आईडी को, कंफ्यूज ना करें, स्पेलिंग सही दें। और यदि आप गलती से इस वीडियो को देख रहे हैं और आप सीयूईटी पीजी दे रहे हैं, तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी अभी जस्ट स्टार्ट हुई है, मॉक टेस्ट सीरीज सीयूईटी पीजी 2026 के लिए। यदि आप उसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेल आईडी थोड़ा अलग है, gmail.com पे है, जरा देख लीजिए। जबकि यहाँ पे यूजीसी नेट के लिए polsciencehelp.in, जो अपनी इंटरनल मेल आईडी जो है पॉल साइंस की हेल्प की है। तो इन दोनों मेल आईडी को गौर से देखिएगा, इस पे आप कर सकते हैं। इस तरीके से आप मुझसे जुड़ सकते हैं। आपको अब तक तो पूरा पता ही होगा, आपके मेल मुझे काफी मिलते हैं। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ मेल, ट्वीट सभी के जवाब देने के। मिलते हैं चलिए इंडियन पॉलिटी वाले वीडियो के साथ। तब तक खूब जम के तैयारी कीजिए और फुल लेंथ मॉक को ज्वाइन कीजिए।